शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम योइची काटागिरी होता है और यही इस सीरीज का मेन हीरो होता है। योइची गरीब होता है, इसीलिए वो पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर बांटने का पार्ट टाइम जॉब भी करता है। योइची अपने बॉस से कहता है कि उसे 70,000 येन चाहिए क्योंकि अगले महीने उसके स्कूल की एक ट्रिप है और इसीलिए वो दुगनी मेहनत भी करता है। योइची का बॉस कहता है कि 70,000 ये तो काफी ज्यादा होते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें योइची का स्कूल दिखाया जाता है। योइची क्लासरूम में बैठा होता है, वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है जो कि बहुत अभी होता है। वो योइची से कहता है कि तुम अगर मेरे पापा से मांग लेते तो वो खुशी खुशी तुम्हें 70,000 येन दे देते। इस लड़के का नाम होता है शिबे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम शावारागी होता है और वो शिबे को डांट रही होती है क्योंकि शिबे हमेशा अपनी अमीरी की बातें करता रहता है। हमें फिर वहाँ पर दो और दोस्त दिखाए जाते हैं जिसमें से एक का नाम होता है टेंजी मिकासा और दूसरी लड़की का नाम होता है कोकोरोगी। योइची के सभी दोस्त उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और प्रेज भी कर रहे होते हैं क्योंकि उसने मेहनत करके 70,000 येन अर्न कर लिए होते हैं। यहाँ पर योइची सोचता है कि उसके दोस्त काफी ज्यादा अच्छे हैं और वो चाहता है कि ये दोस्ती कभी भी नहीं टूटे। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास का टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल ट्रिप के लिए जो अमाउंट जमा किया गया था जिसकी वैल्यू थी 2 मिलियन येन वो चोरी हो चुके हैं। टीचर की ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सबसे ज्यादा शॉक हमारा हीरो होता है जिसने इतनी मेहनत कर कर 70,000 येन कमाए थे। यहाँ पर शावारागी सभी को सॉरी बोलती है और बताती है कि उसने कल घर जाने से पहले 5th पीरियड में उन पैसों को लॉकर में रखा हुआ था और शावारागी ने लॉकर को लॉक भी किया था। उसके बावजूद भी वो पैसे चोरी हो गए जिसकी जिम्मेदारी शावारागी को दी गई थी। शावारागी सबसे रोते हुए कहती है जिसने भी पैसे चुराए हैं प्लीज हमें वो लौटा दो। अब सभी क्लास वाले ये सोच रहे होते हैं कि आखिर 2 मिलियन येन चोरी किसने किए हैं और सभी लोगों का शक हमारे हीरो योइची पे जाता है क्योंकि वो गरीब होता है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद अगले दिन से शावारागी और शिबे दोनों ही स्कूल आना बंद कर देते हैं जिसके कारण पूरी क्लास का शक अब उन दोनों पे जाने लगा। आगे हम देखते हैं कि योइची अपने अपार्टमेंट में होता है और वो कुछ पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। तभी उसके घर पे एक बेल बजती है और उसे एक लेटर मिलता है। जब वो लेटर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर उसको शावारागी ने दिया है और लेटर में लिखा होता है कि योइची मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, इसीलिए वो स्कूल के पास रात को 11 बजे योइची से मिलना चाहती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर योइची जब 11 बजे पहुँचता है उसे दिखता है कि वहाँ पर उसके सारे के सारे दोस्त खड़े होते हैं। योइची उन लोग को देखता है और सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, जबकि उसके दोस्त योइची को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सभी लोग यहाँ आए हैं। वो कहते हैं कि तुमने ही हमें बुलाया है और तुम खुद लेट आए हो। उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने हमारे घर के बाहर एक लेटर क्यों छोड़ा हुआ था। जब योइची को पता चलता है कि उसके नाम से लेटर मिला है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और वो सभी लेटर्स को पढ़ना चालू कर देता है, जिसके बाद वो हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसे लेटर्स किसी को भेजे ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से शावारागी की आवाज आती है। वो योइची से कहती है कि अपने पीछे देखो। तभी योइची को पीछे से कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है जिसके कारण योइची बेहोश हो जाता है। बेहोश होते होते योइची देखता है कि उसके दोस्तों को कोई पकड़ कर ले जा रहा है और उसको बेहोश होने पर पुरानी याददाश्त आती है जहाँ पर एक बड़ा सा इंसान योइची को बताता है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पैसा। और वहाँ पर हमें एक और मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है योइची पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में चीज है वो है तुम्हारे दोस्त। हम देखते हैं कि योइची को होश आ जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक वाइट रूम में पड़ा हुआ है और उसके दोस्त भी वहाँ पर मौजूद हैं। शावारागी उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर अचानक से एक टॉय जैसी चीज बीच में आ जाती है जिसको देखकर कोकोरोगी बताती है कि ये एक असल में एनिमे कैरेक्टर है जो कि दिखने में क्यूट है लेकिन इसकी सारी हरकतें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और इसका नाम हमें मानाबू बताया जाता है। मानाबू सभी से कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस एक सिंपल सा गेम खेलना है। अगर तुम हर गेम जीत जाते हो तो तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे और इसी के साथ हर एक गेम में तुम्हें एक बोनस चांस भी दिया जाएगा जिससे तुम अपने 20 मिलियन येन का कर्जा उतार पाओगे। जब सभी लोग ये सुनते हैं कि उन पे 20 मिलियन येन का कर्जा है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि उनके ऊपर इतना सारा कर्जा कैसे आ गया। योइची मानाबू को पकड़कर पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मानाबू बताता है कि तुम्हें पता नहीं है,
लेकिन तुम्हारे किसी एक दोस्त पर यहाँ पर 20 मिलियन येन का कर्जा है। तभी शिबे वहां आ जाता है और योइची को शांत कराता है। तभी वहां पर टेंजी मानाबू से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। टेंजी को समझ आता है कि उसके ग्रुप में से कोई एक इंसान पर 20 मिलियन येन का कर्जा है और अगर वो सभी लोग पूरा गेम को कंप्लीट कर लेंगे तो सभी लोग फ्री हो जाएंगे। टेंजी मानाबू से कहता है कि जो तुमने अभी किया है वो एक किडनैपिंग है और तुम पर किडनैपिंग का केस लग जाएगा जो कि एक क्राइम है। मानाबू कहता है कि लेकिन तुम में से ही किसी ने इस गेम को खेलने के लिए एप्लीकेशन दी थी और इस गेम की फीस जो कि 2 मिलियन येन थी उसकी भी पेमेंट की है। योइची तभी सोचता है कि शायद वो 2 मिलियन येन स्कूल वाले ही हैं जो कि चोरी हो गए थे और इसका मतलब योइची के सभी दोस्तों में से कोई एक दोस्त गद्दार है और इस गेम का जिम्मेदार भी। टेंजी मानाबू से पूछता है कि अगर हम लोगों में से सभी ने गेम खेलने से मना कर दिया तो क्या करोगे तुम। मानाबू कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जो तुम में से किसी एक ने मुझे 2 मिलियन पेमेंट की है वो मैं रख लूंगा और तुम्हारे ग्रुप में से जिसके ऊपर भी 20 मिलियन येन का कर्जा है तो 20 मिलियन येन तुम सभी के ऊपर डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि सभी लोगों पर 4-4 मिलियन का कर्जा चढ़ जाएगा, उसको वो कर्जा पे करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर ये सभी लोग गेम खेलते हैं तो ये लोग अपने 4 मिलियन येन को कम कर सकते हैं और अगर इनमें से कोई हारता है तो कर्जा बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है जो कि हमें आगे बताया जाएगा। आगे सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए और वो इस बात पर विचार कर रहे होते हैं कि आखिर हम में से गद्दार कौन है और 20 मिलियन येन का कर्जा किस पे है। तभी शावरागी कहती है कि हम सभी दोस्त हैं और अगर हम में से किसी के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा है तो जरूर वो बहुत मजबूर होगा, इसीलिए हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो हम में से कौन है, बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर सारे लोग अग्री कर जाते हैं, लेकिन योइची को ये बात पसंद नहीं आती और उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर मानाबू योइची को मैनिपुलेट करता है। योइची, क्या तुम अपने दोस्तों के ऊपर शक कर रहे हो? तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, दोस्त या फिर पैसा? इस पर योइची कहता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके दोस्त हैं। इसका मतलब सभी लोग ये टोमोडाची गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर मानाबू सभी लोगों को एक दूसरे रूम में भेजता है जहाँ पर उनका पहला गेम खेला जाएगा। ये रूम एक क्लास रूम जैसा होता है और एक टेबल पर 5 तरह के टैग रखे होते हैं जिन पर सभी लोगों के नाम होते हैं। मानाबू कहता है कि सभी लोग अपने अपने टैग्स को उठाओ और चेक करो कि उस पर कितना नंबर लिखा हुआ है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने टैग पर चेक करते हैं। सभी के टैग पर -4 मिलियन येन दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर कर्जा होता है और जैसे जैसे ये लोग गेम जीतेंगे वैसे वैसे उनका कर्जा कम होता जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी अपना कर्जा किसी दूसरे को शो कर दिया तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी, जिसके बाद उनका कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन वो अपना कर्जा अपने मुंह से बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते। इसके बाद पहला गेम चालू हो जाता है जिसका नाम है कुरीशान गेम। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पर एक सिक्का रखा होता है। सिक्के के आसपास यस और नो का साइन होता है। अगर सभी लोगों के आंसर्स उनके मन में यस होंगे तो ये सिक्का यस पर जाएगा, लेकिन अगर किसी एक का भी आंसर नो हुआ तो ये सिक्का नो पे जाएगा। ऐसे ही अगर सभी का नो हुआ और किसी एक का यस हुआ तो ये यस पे जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एक इंसान डिफरेंट आंसर सोचता है तो वही आंसर सही माना जाएगा। और इस गेम में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर सभी के हिसाब से सही निकलता है तो ये गेम जीता माना जाएगा। और जिसके बाद इन लोगों का कर्जा 40 लाख से 36 लाख रह जाएगा। और अगर कहीं इन लोगों ने रूल्स को तोड़ दिया तो इनका कर्जा दुगना भी हो सकता है। लेकिन एक और चीज है, अगर 5 के 5 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तब गेम के एंड में जो लास्ट प्लेयर होगा जिसका कर्जा सबसे ज्यादा होगा उस पर लगेगी पेनल्टी। गेम शुरू होने से पहले मानाबू सभी से कहता है, एक एडवाइस, अपने दोस्तों पर कभी भी शक मत करना। आहा। अब हो जाता है गेम स्टार्ट। सबसे पहले बारी शिबे की होती है जो कि एक लेटर में क्वेश्चन को पढ़ता है। क्वेश्चन को पढ़ने पर शिबे का रिएक्शन कुछ अलग हो जाता है। शिबे सभी से क्वेश्चन पूछता है कि क्या जापान का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट फूजी है, जिसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। सभी लोग बोर्ड पर उंगली रखते हैं और मानाबू कोकरी-सान से पूछता है कि बताओ इसका आंसर क्या है।
यहाँ पर सभी लोगों की उंगली कॉइन पे होती है जिसका आंसर यस और नो में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यस होना चाहिए था, लेकिन इन सभी की उंगली मूव करती है नो पर, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि पांचों में से किसी एक ने जानबूझकर नो बोला था। ये रियलाइज होने के बाद सावारागी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन योइची और टेंजी उसका मुंह दबा लेते हैं। हमें पता चलता है कि इस गेम के दौरान ये लोग आपस में बात भी नहीं कर सकते हैं, वरना आप पर पेनल्टी लगेगी। आगे दूसरा क्वेश्चन सावारागी पढ़ती है। क्वेश्चन होता है कि 1 + 1 = 2 होता है। ये सुनकर सभी लोग फिर से खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होता है। इसका आंसर यस होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका आंसर नो हो जाता है, यानी कि फिर से किसी एक इंसान ने इसका आंसर डिफरेंट सोचा था। यहाँ पर योइची समझ जाता है कि यहाँ पर वाकई में कोई ना कोई तो धोखा दे रहा है। हमें वहाँ पर छोटा सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि शीबे के मुंह पर एक चोट का निशान होता है, और ये चोट उसे सावारागी ने दी होती है, क्योंकि शीबे ने सावारागी को प्रपोज किया था, जिस पर सावारागी ने उसको हिट कर दिया। इसके लिए शीबे टेंजी और योइची के पास आता है और उससे मदद मांगता है। टेंजी कहता है कि मुझे तुम्हारे लफड़े में पड़ने का शौक नहीं है। फिर वो जाता है योइची के पास। तब योइची सावारागी के पास जाता है। सावारागी योइची से कहती है कि हाँ ठीक है, मैं शीबे को माफ कर दूंगी, लेकिन इसके रिटर्न में तुम्हें मुझे एक ऐसा सीक्रेट बताना होगा जो कोई भी नहीं जानता हो। और योइची उसको एक बता भी देता है, जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। आगे का क्वेश्चन टेंजी पढ़ता है। टेंजी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ता है जिसका आंसर भी यस होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंसर नो हो जाता है, यानी कि इस बार भी किसी ने फिर से डिफरेंट आंसर सोचा था। अब योइची का माथा और ज्यादा गर्म होने लगता है, उसकी सटकने लगती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग गेम बहुत ही जल्दी हारने वाले हैं। आगे योइची की बारी होती है। योइची जब क्वेश्चन पढ़ता है तो वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वहाँ पर लिखा होता है कि रीडर को खुद ही चूज करना है कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि सभी लोग अभी तक अपने मन से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसके बाद योइची पेपर के नीचे देखता है तो वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज मेंशन की होती है। अगर कॉइन यस पे जाएगा तो सभी लोग गेम जीत जाएंगे, और अगर कॉइन नो पे जाता है तो जो रीडर होगा यानी कि योइची होगा, उसका कर्जा आधा हो जाएगा। यानी कि अब हमें समझ आता है कि हमेशा नो ही कैसे बोला जा रहा था, क्योंकि ये गेम जानबूझकर दोस्तों को मजबूर कर रहा है धोखा देने के लिए। योइची को लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने वाला ही अभी तक जानबूझकर क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा था, यानी कि सावारागी, शीबे और टेंजी तीनों लोगों ने ही गलत आंसर दिए थे, जिससे उनका कर्जा आधा हो जाए। लेकिन ये बातें सिर्फ योइची को लग रही होती हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि 2 लड़कियां होती हैं जो कि एक मॉनिटर पर इन लोगों को देख रही होती हैं, और यही लोग गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़की योइची के फेस को देखकर हंस रही होती है। वो कहती है कि योइची अपने दोस्तों पर अब शक करने लगा है, और इस पल पर योइची समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे, यस पर जाए या नो पर जाए, क्योंकि बाकी लोगों के कर्जे ऑलरेडी आधे हो चुके हैं। दोस्तों, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है जो कंडीशन योइची के लेटर में लिखी थी वो सभी के लेटर में हो, यानी कि सभी लोगों की कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, और हो सकता है कि 5वें लेटर में एक रियल क्वेश्चन पूछ लिया जाए और कोई भी कंडीशन ना हो कि आपका कर्जा आधा होगा या नहीं। तभी हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में दूसरी लड़की कहती है कि आज तक ये गेम कोई भी जीत नहीं पाया है। आगे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि योइची सोच रहा होता है। कोकोरोगी योइची से कहती है कि मैं तुम्हें एक अपना अच्छा सच्चा दोस्त मानती हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और योइची क्वेश्चन पढ़ना चालू करता है। वो पूछता है कि क्या हफ्ते में 7 दिन होते हैं। योइची सेल्फिश ना होकर कोकोरोगी के लिए यस करता है जिससे गेम खत्म हो जाए, लेकिन हम देखते हैं कि यस होने की बजाय कॉइन नो पे चला जाता है, यानी कि किसी एक ने अभी डिफरेंट आंसर दिया है, जिसको देखकर योइची का दिमाग और ज्यादा खराब होने लगता है। वो सोचता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो चाहता है कि कोकोरोगी के ऊपर सारा कर्जा आ जाए। आगे बारी होती है कोकोरोगी की, जो सभी से पूछती है कि क्या हम इसके बाद अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो ये गेम सभी लोग हार जाएंगे। अब सभी लोग उस कॉइन पर उंगली रखते हैं, लेकिन अचानक से योइची वहां पर बोलना चालू कर देता है जो कि रूल के खिलाफ है, और वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि सावारागी ने किस कलर की पैंटी पहनी है, जिसको सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं।
और योइची सभी लोगों को उकसा रहा होता है जिससे कोई ना कोई बोले और रूल को तोड़ दे, क्योंकि योइची को ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने अपना कर्जा आधा कर लिया है, जबकि योइची ने रूल को तोड़कर अपना कर्जा दुगना कर लिया है। योइची सभी से कहता है कि उसके क्वेश्चन वाले कार्ड पर एक रूल मेंशन किया गया था, जिस किसी के पास सबसे कम कर्जा होगा गेम खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा कर्जा उसी के ऊपर होगा, ये एक पेनल्टी के रूप में लगाई जाएगी। योइची ये सारी बातें झूठ बोल रहा होता है। कंट्रोल रूम में बैठी लड़की भी कहती है कि ये तो झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की समझाती है कि योइची का कोई और प्लान है। योइची ने झूठ इसलिए कहा था जिससे जो भी धोखा दे रहा है वो यस चुनने पर मजबूर हो जाए। आगे हम फिर से गेम रूम पर शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर गेम कंटिन्यू हो जाता है और सभी लोग अपनी उंगलियां कॉइन पर रख लेते हैं, जिसके बाद इस बार कॉइन यस पर मूव करता है, यानी कि ये गेम सभी लोगों ने जीत लिया है। तभी कंट्रोल रूम में दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं कि योइची को देखकर नहीं लगता कि ये कोई छोटा मोटा लड़का है। अब गेम खत्म हो जाता है। योइची सभी से पूछता है कि तुम सभी में से किस पर कितना कर्जा है। टेंजी कहता है कि सभी के ऊपर सेम अमाउंट का कर्जा है, जो कि है 3.6 मिलियन, क्योंकि यही गेम का रूल था। अगर गेम जीतते हैं तो सबके 4-4 लाख येन माइनस कर दिए जाएंगे। टेंजी कहता है कि क्या हमें अपने टैक्स दिखाने होंगे, जिस पर योइची कहता है नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन शावारागी और शीबे कहते हैं कि योइची तुम्हारा तो कर्जा अब तक डबल हो गया होगा, जिस पर योइची कहता है कि नहीं नहीं, मेरा कर्जा 3.6 मिलियन येन है। योइची बताता है कि उसका कर्जा डबल हो गया था, लेकिन बाद में वो आधा भी हो गया था क्योंकि उसके कार्ड की कंडीशन थी। योइची कहता है कि अब हम सभी को अगले गेम के लिए रेडी होना चाहिए और इस बार हम सभी लोग एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे। अब मानाबू सभी लोगों को दूसरे रूम में ले जाता है दूसरे गेम के लिए, लेकिन योइची कहता है कि वो थोड़ी देर से आएगा क्योंकि उसका शूलेस खुला हुआ है। योइची के सभी दोस्त चले जाते हैं, लेकिन योइची अभी भी वहीं पर बैठा होता है। वो अभी भी सोच रहा होता है कि अगर कोई धोखेबाज है तो सभी लोगों का कर्जा सेम कैसे हो सकता है। इसी को जानने के लिए वो टेबल पर पड़े हुए लेटर्स को उठाता है और पढ़ने की कोशिश करता है, जिससे वो जान सके कि आखिरकार धोखेबाज कौन है। लेकिन हमें बताया जाता है कि उस पर जो इंक यूज की गई थी वो कुछ समय बाद अपने आप ही इरेज हो जाती है, जिसके बाद योइची को कोई भी आइडिया नहीं लगता कि आखिर धोखा कौन दे रहा है, जिसको देखकर योइची का और दिमाग खराब होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सावारागी आती है। सावारागी योइची से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपसेट क्यों लग रहे हो। योइची कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सावारागी योइची के पास आती है और कहती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम में से कोई एक गद्दार है, जिस पर योइची कहता है कि हाँ। सावारागी पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है, जिस पर योइची सावारागी का नाम लेता है। योइची बताता है कि उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में सावारागी ने कहा था कि हमें अपने दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए। अगर हम में से कोई धोखेबाज है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसकी कोई मजबूरी रही होगी। ये सुनकर सावारागी योइची से माफी मांगती है और वो योइची को बताती है कि मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि गद्दार तुम हो। योइची कहता है कि अच्छा, यानी कि मैं गरीब हूँ और मेरे माँ बाप भी नहीं है, इसलिए तुमने ऐसा सोचा था। सावारागी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर योइची को गुस्सा आ जाता है। योइची कहता है कि तो क्या मतलब है तुम्हारा। यहाँ पर सावारागी योइची से कुछ अनएक्सपेक्टेड बात कहती है। सावारागी योइची से कहती है कि वो उसको पसंद करती है, जिसके बाद योइची सुनकर हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है। योइची पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर शक है, जिस पर सावारागी उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम चोर हो। इसी के साथ सावारागी एक और चीज रिवील करती है। वो कहती है कि मेरा कर्जा 3.6 मिलियन नहीं है बल्कि 7.6 मिलियन है, क्योंकि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की थी तो शायद उसकी आवाज कैप्चर कर ली गई, जिसकी वजह से उसको पेनल्टी के रूप में कर्जा बढ़ा दिया गया। सावारागी ये भी कहती है कि 5th क्वेश्चन के दौरान जब तुम कोकोरोगी को बचाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन तुमने अनजाने में मुझे बचा लिया क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा तो उसी के ऊपर था। सावारागी योइची से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और हम एक साथ टोमोडाची गेम को जीत लेंगे। योइची कहता है कि मुझे भी तुम पर भरोसा है। कंट्रोल रूम में लड़कियां बात कर रही होती हैं कि योइची काफी ज्यादा तेज दिमाग का है, खासकर तब जब पैसों की बात हो रही हो। हम देखते हैं कि ये सारी बातें मिकासा टेंजी सुन रहा होता है। अगला गेम छत पर खेला जाना होता है। मानाबू इस बार सूट बूट पहन के आया हुआ होता है। मानाबू सभी से कहता है कि सीक्रेट छुपाना अच्छी बात नहीं है, चलो इस बार एक दूसरे के सीक्रेट सभी को बताए जाएं।
लेकिन झूठ मत बोलना, क्योंकि गॉड सभी को ऊपर से देख रहे हैं। इस गेम का नाम हमें बताया जाता है बैड माउथ सुगोरोकू। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान पर इस गेम के रूल लिखे हुए होते हैं। इस गेम में सभी लोगों को एक एक करके एक प्राइवेट रूम में जाना होता है, जहाँ पर नोट पैड दिया गया है और यहाँ पर इन सभी लोगों को नोट पैड पर अपने दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा लिखना होता है और नोट पैड में लिखने के बाद उस पर्ची को इन्हें एक बॉक्स में डालना होता है। जैसे ही ये पांचों लोग अपनी अपनी पर्ची इस बॉक्स में डाल देंगे, तब मानवू इस बॉक्स को बाहर लेकर आएगा और चिट में लिखी हुई बातों को सबके सामने पड़ेगा, जिसका सर्वे ऊपर गॉड करेंगे। गॉड यानी कि वो लोग जो इस गेम को कंट्रोल कर रहे होंगे। गॉड के सर्वे के बाद इन सभी लोगों को चलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर गॉड बताएगा कि किसको कितनी स्टेप्स लेनी है। लेकिन इस गेम का सबसे खतरनाक ट्विस्ट तो ये है, इस गेम को जीतने के लिए किसी भी एक मेंबर को गोल पर पहुंचना होगा, जिससे सभी लोगों का 4 लाख का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन जो भी लोग बोर्ड पर होंगे उन्हें एक्स्ट्रा 1 मिलियन दिए जाएंगे और उन्हें थर्ड गेम भी नहीं खेलना होगा। लेकिन जो भी गोल तक पहुंचेगा उसकी वजह से बाकी लोग तो फ्री हो जाएंगे, बट उसको और कर्जा मिल जाएगा, जो कि बाद में बताया जाएगा। मानवू आगे कहता है कि आप लोग जितना चाहे उतनी बातें अपने दोस्तों के बारे में लिख सकते हैं, जैसे शीवे बिग पहनता है और कोकोरोगी डी कप ब्रा पहनती है। लेकिन अगर किसी की लिखी हुई बात झूठ हुई तो उसे उसके आगे खड़ा होना होगा जो सबसे आगे खड़ा है। आप लोग चाहो तो ब्लैंक चिट भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर किसी ने एक पर्ची भी लिख दी तो जिन लोगों ने खाली पर्ची छोड़ी है उन्हें बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। इसीलिए अपने सारे दोस्तों की खूब बुराइयां करो और उन्हें सबसे पहले गेम कंप्लीट कराओ। ये सुनकर सावारागी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हम लोगों से फालतू के काम मत कराओ, इससे हमारे दोस्तों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। इस पर मानवू कहता है कि तुम चाहे तो कार्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकती हो। अगर सारे के सारे कार्ड ब्लैंक रहते हैं तो गॉड उन पर सर्वे नहीं करेंगे, जिसके बाद सभी लोग सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इस पर शीबे कहता है कि अगर ऐसा है तो हम लोग एक साथ ही गोल को पूरा कर सकते हैं। योइची और उसके सारे दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग एक साथ गोल पर पहुंचेंगे, यानी कि सभी लोग ब्लैंक पर्ची डालेंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और पहली बार सभी की पर्ची ब्लैंक होती है, जिसके बाद सभी लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये सभी लोग एक स्टेप बढ़ते हैं तो इन सभी पर 1 लाख येन का कर्जा बढ़ जाता है। यहाँ पर योइची हिसाब लगाता है कि सभी लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहे तो सभी लोगों पर एट द एंड 6 मिलियन येन का कर्जा हो जाएगा। सेकंड राउंड होता है और उसमें भी सभी लोगों ने अपनी पर्ची खाली छोड़ी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार इनका कर्जा 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख बढ़ जाता है। ये देखने के बाद सभी का मुंह बहुत ही अजीब हो जाता है और मानवू मुस्कुरा रहा होता है। मानवू कहता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तुम लोगों ने 2 स्टेप ही तो पूरी करी है और 6 लाख का कर्जा भी हो गया। मानवू कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक मस्त चीज बताता हूँ, जो भी इंसान सबसे ज्यादा होगा उसके ऊपर तुम सभी लोगों का कर्जा आ जाएगा। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि एक साथ बढ़ना बेवकूफी है। सावारागी मानवू के ऊपर चिल्लाने लगती है, तुम बस हमें उल्लू बनाए जा रहे हो। आगे हम देखते हैं कि थर्ड राउंड होता है। हम देखते हैं कि 4 पर्ची खाली होती हैं और 1 पर्ची खाली नहीं होती, यानी कि किसी ने धोखा दिया है। उसमें लिखा होता है कि सावारागी योइची को पसंद करती है। और यहाँ पर एक और बात लिखी होती है, सावारागी और टेंजी एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद होता है गॉड सर्वे, जिसके बाद ये बात बिल्कुल सही मानी जाती है और सावारागी को 5 पॉइंट चलने के लिए कहा जाता है और बाकी सभी को सिर्फ 1 स्टेप चलना होता है, जिस पर बाकियों का कोई भी पॉइंट नहीं कटता। अब हम देखते हैं कि आपस में इन लोगों की बहस चालू हो जाती है, क्योंकि शीबे सावारागी को पसंद करता है, सावारागी युइची को पसंद करती है, जिस पर शीबे युइची के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। टेंजी शीबे को समझाता है कि जलो मत। शीबे टेंजी से कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। टेंजी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सावारागी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तभी सावारागी चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो टेंजी, क्योंकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सावारागी क्लियर करती है कि वो और टेंजी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे। सावारागी के डैड पुलिस ऑफिसर हैं और टेंजी के डैड प्रोसिक्यूटर, और कॉलेज में ही उनके पापा आपस में दोस्त थे। सावारागी और टेंजी के फादर ये चाहते थे कि उनके बच्चों की शादी आपस में ही हो जाए, इसीलिए वो दोनों लोग डेटिंग करने का नाटक करते थे। सावारागी बताती है कि टेंजी के फादर 2 साल पहले मर चुके हैं, जिसके बाद टेंजी ने स्कूल भी चेंज कर लिया था। लेकिन पिछले साल बाई चांस टेंजी और सावारागी एक ही स्कूल में आ गए।
ये बात सुनकर शीबे अब थोड़ा सा शांत हो जाता है। शीबे कहता है कि हाँ, ये कोई डेटिंग नहीं हुई, ये तो बस झूठ बैठ का ड्रामा चल रहा था। यहाँ पर मानाबू कहता है हो सकता है कि इन लोगों के बीच में कुछ रोमांटिक चीजें हुई हो। टेंजी कहता है कि मुझे सावारागी तुम पसंद थी और मुझे तुम आज भी पसंद हो। और वो शीबे को चिल्लाने लगता है, तुम सावारागी के बारे में फालतू की बातें मत किया करो, जब जब तुम ऐसी बातें करते हो तब तब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। टेंजी को ऐसा लगता है कि वो सारी बातें शीबे ने ही लिखी थी पर्ची में। शीबे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, मुझे तो अभी पता चला कि ऐसा भी कुछ है। शीबे और टेंजी आपस में शक करने लग जाते हैं और बहस करने लगते हैं। शीबे टेंजी को मारने वाला होता है, तब योइची वहां पर बीच में आ जाता है और मामले को शांत कराता है। योइची कहता है कि अगर तुम लोग उसे पसंद करते हो तो उसको अपसेट मत करो। अब वहां पर दूसरी तरफ कोकोरोगी सावारागी से कहती है, तुम योइची को पसंद करती हो? मुझे लगता है कि योइची तुम्हें पसंद करता है। अब हम देखते हैं कि 4th राउंड चालू हो जाता है। सबसे पहले योइची लिखने जाता है। योइची रूम से बाहर आता है और सावारागी से कहता है, मैंने अपनी पर्ची खाली छोड़ दी है, अगली बारी होती है सावारागी की। और ऐसे ही सभी लोग पर्ची डाल के आते हैं। हम देखते हैं कि इस बार 3 पर्ची भरी होती हैं। पहली पर्ची में लिखा होता है कि शीबे जूनियर हाई तक अपनी मम्मी के साथ सोता था। दूसरी पर्ची में लिखा होता है कि योइची एक बार 1 हफ्ते तक नहीं आया था। और तीसरी पर्ची पर लिखा होता है कि सावारागी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने स्टेप बढ़ते हैं। शीबे सावारागी से पूछता है, क्या प्लास्टिक सर्जरी वाली बात झूठ है? सावारागी कहती है कि अगर ये सच हुआ तो क्या तुम मुझे पसंद करना छोड़ दोगे? आगे हम देखते हैं कि गेम का 5वां राउंड होता है और गेम में सिर्फ एक ही पर्ची लिखी गई होती है, लेकिन ये पर्ची काफी हैरान करने लायक होती है। पर्ची में लिखा होता है कि जब कोकोरोगी जूनियर हाई स्कूल में थी तो वो अपनी बॉडी को सेल कर कर पैसे कमाया करती थी। हम देखते हैं कि ये बात जब सामने आती है तो कोकोरोगी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत जोर से रोने लग जाती है। तभी कोकोरोगी सावारागी को अक्यूज करते हुए कहती है कि तुम्हें ही मेरे बारे में पता था, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तुमने ये सारी चीजें क्यों लिखी? लेकिन हम देखते हैं कि वहीं सावारागी कोकोरोगी को समझा रही होती है कि ये बात उसने नहीं लिखी है। सावारागी के कई बार कहने पर भी कोकोरोगी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती है। हम देखते हैं कि वहां पर शीबे ये बात सोचने लग जाता है और कहता है कि कोकोरोगी की शक्ल देखकर नहीं लगता कि ये वर्जिन नहीं है, इसका कैरेक्टर इसके पास्ट से रिलेट नहीं करता है। शीबे की ऐसी बातें सुनकर सावारागी को गुस्सा आ जाता है और टेंजी शीबे के पास आकर उस पर चांटा मारता है। टेंजी शीबे से कहता है कि एक लड़की के बारे में तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद टेंजी योइची से कहता है कि तुम कोकोरोगी को संभाल लो। आगे हम देखते हैं कि टेंजी और सावारागी साइड से हो जाते हैं, वहीं योइची कोकोरोगी को संभाल रहा होता है और शीबे अलग खड़ा होता है। कोकोरोगी आगे योइची से कहती है कि यहाँ पर जितनी बुलिंग मेरे साथ हो रही है उससे ज्यादा बुलिंग मेरे साथ हाई स्कूल में हुआ करती थी। उसके बाद हमें कोकोरोगी का पास्ट दिखाया जाता है। कोकोरोगी जब जूनियर हाई में थी तब उसे काफी बच्चे बुलिंग करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान रहा करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताए। कोकोरोगी इतनी ज्यादा परेशान थी, उसके बावजूद भी ना तो उसके दोस्त और ना ही टीचर उसकी हेल्प करते थे, लेकिन उसने फाइनली बुलिंग को रोकने के लिए एक तरीका ढूंढा, वो था पैसे दे देना। जब जब वो उन लोगों को पैसे देती थी जो उस पर बुलिंग करते थे तो वो शांत हो जाते थे और कोकोरोगी के साथ अच्छे से बिहेव करते थे और साथ में हंसते खेलते भी थे। इसीलिए कोकोरोगी को ऐसा लगने लगा कि उसको अब पैसे की बहुत जरूरत है और उसे सिर्फ पैसे ही बचा सकते हैं। लेकिन वो जूनियर हाई में थी, इसीलिए उसके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी। इसीलिए कोकोरोगी कई सारे तरीके ढूंढने लगी पैसे कमाने के लिए। लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी कहता है कि वो कोकोरोगी से बात करना चाहता है और वो धीरे धीरे कोकोरोगी के साथ घूमने लगता है। वो लोग पार्टीज करते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोनों लोग काफी ज्यादा क्लोज भी हो गए थे। हम देखते हैं कि वो आदमी कोकोरोगी को कई तरह के कपड़े पहनाया करता था और उसकी फोटो भी खींचा करता था। शुरू में ये बात कोकोरोगी को नॉर्मल लगती थी, लेकिन एक दिन वो आदमी कोकोरोगी से कहता है कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। अभी तक ये आदमी कोकोरोगी के साथ जो भी करता था, घूमता था, फिरता था, डिनर करता था, उसके वो कोकोरोगी को पैसे दिया करता था। यानी कि कोकोरोगी एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह थी। लेकिन जब उसने कोकोरोगी के साथ टच करने की बात की तो कोकोरोगी हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि युइची उससे पूछता है कि क्या तुमने वो सब किया जो मैं सोच रहा हूँ। कोकोरोगी समझाती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं वहाँ से बच निकली। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मानाबू आ जाता है और टॉन्ट मारकर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। जिसको सुनकर कोकोरोगी और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो
बार बार कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो भी कहा वो सच कहा है। और वो कहती है यूइची से कि तुम मुझ पर भरोसा करो। अब इस पॉइंट पर अगर यूइची कोकोरोगी पर भरोसा नहीं करेगा तो कोकोरोगी बहुत ही ज्यादा टूट जाएगी। हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम पर 2 लड़कियां होती हैं, जिसमें से एक का नाम मारिया होता है और दूसरे का नाम सुकीनो होता है। मारिया सुकीनो से पूछती है कि क्या वर्जिनिटी इतना मैटर करती है। सुकीनो कहती है कि हर इंसान अपने आप को अच्छा ही समझता है, चाहे उसने कितने ही गंदे काम किए हो। आगे हम देखते हैं कि यूइची कोकोरोगी से कहता है कि तुम्हारे साथ जूनियर हाई में जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी परवाह नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। और हम देखते हैं कि ऐसा कहकर यूइची कोकोरोगी के कान में कुछ सीक्रेट बात कहता है जो कि हमें आगे पता चलेगी। ये देखने के बाद मारिया सुकीनो से पूछती है कि आखिर यूइची ने क्या बोला है, जिस पर सुकीनो कहती है कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। सुकीनो कहती है कि यूइची को देखकर मुझे ये पता लग गया कि यूइची भी कोई दूध का धुला नहीं है और पक्का यूइची के पास्ट में कुछ तो डार्क चीजें हैं। आगे कोकोरोगी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो चाहती है कि यूइची उसके साइड में रहे और कोकोरोगी अभी भी सावारागी को ब्लेम करती है। सावारागी फिर से अपनी सफाई देती है, लेकिन कोकोरोगी कहती है कि उसे उस पर अब भरोसा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि टेंजी सावारागी से पूछता है कि आखिरकार कोकोरोगी के साथ क्या हुआ था, जिस पर सावारागी कहती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा ही मालूम है। और वो बताती है कि हाई स्कूल के शुरू होने के बाद जब वो एक जगह जा रही थी तब उसने कुछ लड़के देखे जो कोकोरोगी को बुलिंग कर रहे थे, तब उसने कोकोरोगी की हेल्प की थी। लेकिन तभी एक लड़का कहता है कोकोरोगी एक ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तब सावारागी ने कोकोरोगी से अकेले में पूछा कि वो लड़का ऐसा क्यों कह रहा था, तभी कोकोरोगी ने सावारागी को बताया था। तो इस पॉइंट पर केवल ये बात सावारागी को ही पता थी। सावारागी टेंजी से कहती है कि मैं कभी भी अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकती हूँ। और हम देखते हैं कि टेंजी, हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ क्योंकि हम बचपन के दोस्त जो हैं। टेंजी कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर सावारागी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रिलैक्स फील करती है। हम देखते हैं कि सीबे साइड से बैठा होता है और इन दोनों की बातें सुनकर वो थोड़ा अपसेट होता है। अब कंट्रोल रूम में मारिया और सुकीनो ये सोच रही होती है कि आखिर इनमें से कौन ऐसा है जो इन लोगों को धोखा दे रहा है। तो वो लोग बैठकर गैस करने लगती हैं कि कौन हो सकता है। सुकीनो कहती है कि देखो सीबे तो पहले से ही अमीर है, इसीलिए वो लव और फ्रेंडशिप को ऊपर रखेगा। मारिया कहती है कि हो सकता है कि सावारागी सबको पागल बना रही है और धोखेबाज वही है क्योंकि वही ऐसी है जिसको सबके बारे में सब कुछ पता है। और ऐसा भी हो सकता है कि धोखेबाज यूइची है। लेकिन हमें तभी एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी का मुंह छिपा होता है और वो कह रहा होता है फाइनली अब दोस्ती टूटने वाली है। आगे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें वही दिन दिखाया जाता है जहां पर सावारागी ने स्कूल ट्रिप के लिए सभी लोगों से पैसे लिए थे। सावारागी कलेक्टेड अमाउंट यानी कि 2 मिलियन येन को टीचर के रूम के पास ले जाने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है जो उससे कहती है कि सावारागी तुम्हें टीचर ने बुलाया है। सावारागी कहती है कि अभी मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए सावारागी थोड़ी देर के लिए वो पैसे अपने लॉकर में डाल देती है और उसको अच्छे से लॉक भी करती है। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कोई एक शख्स सावारागी के लॉकर के पास बढ़ता है, लेकिन तभी वो कोकोरोगी से टकरा जाता है। जो बंदा कोकोरोगी से टकराया था उसके चेहरे पर पेन का निशान बन जाता है जो कि कोकोरोगी के हाथ में होती है। कोकोरोगी इस चीज के लिए उससे माफी भी मांगती है। फिर हमें वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है। उसके बाद कोकोरोगी उस अननोन पर्सन से पूछती है कि तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं है, जिस पर वो अननोन इंसान कहता है कि नहीं नहीं, काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। हम देखते हैं कि उस अननोन पर्सन के पास वही 2 मिलियन येन होते हैं जो चोरी हो चुके होते हैं, यानी कि यही वो पर्सन है जिसने चोरी की थी। कोकोरोगी वहां पर नोटिस करती है कि उस अननोन पर्सन के चेहरे से खून निकल रहा होता है। अननोन पर्सन कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां पर गेम अभी तक आगे नहीं बढ़ा होता है। यहाँ पर फिर से हमें अननोन पर्सन की आवाज सुनाई देती है। आवाज आती है कि सावारागी को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी क्योंकि जूनियर हाई में उसको एक स्कार आ गया था और सावारागी की इतनी ज्यादा पर्सनल डिटेल सिर्फ मेरे पास ही हो सकती है। अब उसके बाद हमें फाइनली वो शख्स दिखाया जाता है जो अननोन पर्सन की आवाज हमें सुनाई दे रही थी, जो अननोन पर्सन जिसने 2 मिलियन येन चुराए थे, जो अननोन पर्सन जिसने ये गेम में सभी लोगों को ढकेला था। वो कोई और नहीं बल्कि मिकासा टेंजी होता है। टेंजी ही वो बंदा है जो चाहता है कि इन सभी की दोस्ती टूट जाए। टेंजी ने सावारागी को एक गिफ्ट किया था
जो कि एक की रिंग होती है। उसमें एक डिवाइस लगा होता है जो कि ऑल टाइम सारी बातें कैप्चर करता है और टेंजी सारी चीजें सुनता रहता है। इसीलिए टेंजी को कोकोरोगी का पास्ट पता होता है। टेंजी को ये भी पता होता है कि सावारागी अपने लॉकर की चाबी कहाँ रखती है। आगे हम देखते हैं कि टेंजी और सावारागी आपस में बात कर रहे होते हैं कोकोरोगी के बारे में कि आखिरकार वो कौन शख्स हो सकता है जिसने ये बात लिखी है, जिस पर टेंजी सावारागी को मैनिपुलेट करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। और वो मनी मन में कहता है कि वो मैं ही था जिसने लिखा है, मुझे पता है वो तुम नहीं थी। सिर्फ कोकोरोगी नहीं, मैंने ही सभी के बारे में अंड संड चीजें लिखी थी। टेंजी सावारागी से कहता है, हमें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। टेंजी का प्लान यह है कि वो सावारागी और कोकोरोगी के बॉन्ड को तोड़ दे। इसीलिए वो सावारागी से कहता है कि हो सकता है वो लिखने वाला शख्स कोई और नहीं कोकोरोगी ही है। ये सुनकर सावारागी टेंजी की बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन टेंजी अपनी बात को प्रूव करने के लिए और सावारागी को मैनिपुलेट करने के लिए ये कहता है कि हो सकता है कि कोकोरोगी सिंपैथी पाना चाहती हो, क्योंकि कोकोरोगी को यूइची पर क्रश है, लेकिन तुम यूइची को पसंद करती हो और शायद यूइची भी तुम्हें पसंद करता है। और इसी के साथ कोकोरोगी को ये भी पता है कि तुम मुझसे सुंदर हो। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी सावारागी अभी भी ये बात नहीं मान रही होती है कि कोकोरोगी अपने बारे में ये सब चीजें लिख सकती है, जिस पर टेंजी सावारागी को और ज्यादा मैनिपुलेट करने के लिए कहता है, यूइची काफी अच्छा और सीधा लड़का है और अगर कोई लड़की उससे मदद मांगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी हेल्प करेगा, भले ही यूइची किसी दूसरी ही लड़की को पसंद क्यों ना करता हो। टेंजी की ये बातें सुनने के बाद सावारागी टेंजी से कहती है कि तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ये सुनकर यहाँ पर टेंजी भी परेशान हो जाता है कि इसने ये क्या पूछ लिया, जिस पर टेंजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है यार। इस पर सावारागी कहती है कि ठीक है, इसके बारे में मैं सोचूंगी। आगे फिर से गेम चालू हो जाता है और यूइची टेंजी को पहले जाने के लिए कहता है और टेंजी बिना कुछ कहे चला भी जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उस पर शक करे। रूम के अंदर घुसते ही वो सोचता है कि मुझे क्या लिखना चाहिए और उसको रियलाइज होता है कि उसके बारे में कुछ ज्यादा किसी ने कहा नहीं है और वो सबसे पीछे चल रहा है, इसीलिए उस पर शक ना जाए तो वो खुद ही अपने बारे में उल्टा सीधा लिखता है। हम देखते हैं कि जैसे ही टेंजी बॉक्स से बाहर आता है, यूइची सावारागी को एक चांटा मारता है और कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि कोकोरोगी ने ही अपने बारे में ये सारी चीजें कही हैं। जिसके रिप्लाई में सावारागी उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि एक लड़की किसी भी चीज को पाने के लिए कितनी हद तक जा सकती है। और वो कोकोरोगी की तरफ देख कर कहती है, क्यों कोकोरोगी, मैंने सही कहा ना। जिस पर कोकोरोगी उससे कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जैसे कि कुछ लोग खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर टेंजी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसका प्लान बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। सावारागी कहती है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी सुंदर दिखने के लिए नहीं कराई थी, बल्कि मेरे चेहरे पर एक स्कार आ गया था, उसको हाइड कराने के लिए करवाई थी। उसके बाद वो कोकोरोगी से कहती है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो कोई बात नहीं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोकोरोगी भी यही बात कहती है, मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक यूइची मेरे पास है मुझे किसी से मतलब नहीं है। उसके बाद कोकोरोगी यूइची की तरफ देख कर कहती है, यूइची तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना। जिस पर यूइची भी हाँ कहता है। टेंजी मन ही मन में खुश होता है और सोच रहा होता है कि फाइनली इन दोनों की दोस्ती में दरार आ ही गई और इसी के साथ सावारागी यूइची को हेट करना चालू कर देगी। तभी हम देखते हैं कि टेंजी सावारागी के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसी बातें तुमसे शेयर नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर सावारागी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रही थी और अब मुझे यूइची और कोकोरोगी से ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। टेंजी यहाँ पर मक्खन लगाते हुए कहता है कि जैसे यूइची कोकोरोगी पर भरोसा करता है, वैसे ही मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। टेंजी की ये बात सुनने के बाद सावारागी उसके हाथ को छूती है और थैंक यू बोलती है। टेंजी को मन ही मन में लगता है कि सावारागी फाइनली मेरे झांसे में फंस गई है। कंट्रोल रूम पर मारिया सुगिनो से कहती है कि अबे ये क्या चल रहा है, सावारागी तो यूइची को पसंद करती है। इस पर सुगिनो कहती है, लड़कियां सेंसिबल क्रिएचर होती हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी से कितना प्यार करें, लड़कियां एक झटके में उस प्यार को तोड़ भी सकती हैं, स्पेशली तब जब दूसरा आदमी उन्हें पहले आदमी के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझे। आगे हम देखते हैं कि अब अंदर जाने का मौका कोकोरोगी का होता है।
उसके बाद यूइची का आता है और उसके बाद सावारागी का आता है और लास्ट में शीबे का आता है। हम देखते हैं कि मानाबू अनाउंस करता है कि इस बार पूरे गेम में 2 पर्चियां आई हैं, जिसमें से एक पर्ची तो हमें पता है टेंजी की है, लेकिन दूसरी पर्ची किसकी है? पहली पर्ची पे लिखा होता है कि सावारागी लड़कों के बॉक्सर पहनती है। ये सुनने के बाद सावारागी कोकोरोगी की तरफ देखती है। टेंजी सावारागी से कहता है कि शायद कोकोरोगी तुमसे बदला ले रही है। और दूसरी पर्ची में लिखा होता है कि टेंजी अपने एज के बारे में झूठ बोलता है, जिस पर टेंजी को ज्यादा खास रिएक्शन नहीं देता, लेकिन यूइची इस पर पूछता है कि क्या ये सही बात है, जिस पर टेंजी बताता है कि हाँ ये सही बात है, मैं तुम सभी से 1 साल बड़ा हूँ, मैंने 1 साल का ड्रॉप आउट लिया था। मुझे लगता है कि सावारागी को ये बात पहले से पता थी। ये सुनकर सावारागी कहती है कि ये बात मैंने नहीं लिखी है। टेंजी कहता है कि हाँ मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। उसके बाद टेंजी सावारागी को साइड से ले जाता है और कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया, सभी लोग तुमसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आगे बारी होती है स्टेप्स लेने की। जैसे ही सावारागी स्टेप्स लेती है उसे एक मौका दिया जाता है, वो किसी भी एक मेंबर को सिलेक्ट कर सकती है। उसके बाद टोमोडाची गेम चलाने वाले लोग उस इंसान पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके सीक्रेट्स बाहर लाएंगे। अगर तुम किसी सही इंसान को चुनती हो तो हो सकता है कि तुम धोखेबाज को भी पकड़ सको। ये सुनकर टेंजी की फट जाती है। टेंजी सोचता है कि कहीं सावारागी ने मेरे ऊपर बोल दिया तो सबको पता चल जाएगा कि चुराने वाला मैं ही था। तभी मानाबू सावारागी को एडवाइस देता है। वो कहता है कि तुम्हें वही इंसान को चुनना चाहिए जिस पर तुम बहुत ज्यादा भरोसा करती हो। इस पर टेंजी की और ज्यादा फट जाती है। अब उसके सारे ताऊ पेच उस पर उल्टे पड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सावारागी टेंजी को सिलेक्ट करने वाली होती है। तभी वहाँ पर शीबे आ जाता है। शीबे कहता है कि तुम मुझे सिलेक्ट करो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए सब कुछ प्योर है। और एट द सेम टाइम शीबे को अपने आप पर भरोसा होता है कि उसने आज तक जिंदगी में कुछ भी गलत काम नहीं किया है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए सावारागी शीबे को ही चॉइस करती है। मानाबू कहता है कि सोच ले बेटा एक बार, कुछ छुपा तो नहीं रहा तू? जिस पर शीबे कहता है नहीं मेरे पास छिपाने लायक कुछ है ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में काफी ज्यादा स्क्रीन्स दिखाई जाती हैं, जिसको देखकर शीबे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि शीबे के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता, लेकिन शीबे के डैड के बारे में काफी ज्यादा अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं। मानव बताता है कि उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग शीबे के डैड एक बहुत बड़े फ्रॉडस्टर है। शीबे के डैड अपनी फीमेल कलीग्स के साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और इन सभी बातों को छुपाने के लिए उसके फादर पैसों का यूज करते हैं। कंट्रोल रूम पे मारिया सुकीनो से कहती है, अरे ये तो शीबे के पापा के बारे में है, शीबे के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया जा रहा। तभी सुकीनो कहती है कि तुम एक बार सोचो, तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारा बच्चा एक ऐसे बच्चे के साथ फ्रेंडशिप रखता है जिसका बाप एक क्रिमिनल है। ऑब्वियसली बात है तुम अपने बच्चों को उस बच्चे से दूर रखोगे, और मेजोरिटी लोग ऐसा ही करते हैं। अगला सीन गेम का होता है, जहाँ पर शीबे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा होता है। सावारागी वहाँ पर शीबे से माफी मांगती है और कहती है कि ये जो कुछ भी करा है तुम्हारे फादर ने करा है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। ये सुनकर शीबे सावारागी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन टेंजी बीच में आ जाता है। वो शीबे से कहता है कि क्या तुम्हारे डैड ही ऐसे हैं, या हो सकता है कि तुमने भी कुछ ऐसी चीजें अपने पास्ट में की हो और तुम्हारे फादर ने उन चीजों को पैसों की मदद से छुपा दिया हो। सावारागी टेंजी को ये सारी चीजें बोलने से मना करती है, लेकिन टेंजी उसके बावजूद भी शीबे के ऊपर लगातार इल्जाम लगाता रहता है। टेंजी ये कहता है कि मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि हम लोगों के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा कैसे है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शीबे का साथ सभी लोग छोड़ देते हैं। एक तरफ यूइची और कोकोरोगी होती है तो दूसरी तरफ टेंजी और सावारागी होती है। बीच में हमारा शीबे रह जाता है। तभी टेंजी मन ही मन में कहता है, शीबे यार तूने मेरी जान बचा ली, लेकिन मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है, सॉरी भाई। आगे हम देखते हैं कि अगले राउंड में सिर्फ एक ही पर्ची आई होती है। मानाबू शीबे की तरफ देखकर कहता है, ओए शीबे, अगर जो पर्ची में लिखा है अगर ये बात सही है तो ये तो बहुत गंदी बात है तुम्हारे बारे में। पर्ची में लिखा था कि शीबे ने एक आदमी को जान से मारा है। ये बात सुनकर टेंजी का भी दिमाग खराब हो जाता है कि आखिरकार ये सही है, और उससे भी बड़ी बात ये पर्ची डाली किसने है। लेकिन हम देखते हैं कि जब टेंजी यूइची को देखता है तो यूइची के एक्सप्रेशन कुछ बहुत ही अलग जाते हैं, जिसको देखकर टेंजी समझ जाता है कि यूइची वो शख्स है जिसने ये लिखा है। शीबे मानाबू से कहता है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। टेंजी पीछे खड़ा होकर सोचता है कि शीबे तो ऐसा नहीं कर सकता, वो इतने लायक नहीं है। इसीलिए वो फिर से यूइची की तरफ देखता है। शीबे मानाबू से कहता है कि जिसने भी ये मेरे बारे में कहा है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी ना, क्योंकि अगर कोई भी किसी के बारे में झूठ लिखता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगने का रूल है।
तो दोस्तों बता दूं कि ये रूल है कि अगर आपने किसी के बारे में लिखा है और वो बात गलत साबित हो गई तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, और पेनल्टी होगी जो भी सबसे आगे खड़ा है तुम्हें उसके आगे खड़ा होना होगा। मानाबू कहता है कि तुम कह रहे हो ये झूठ है तो इसको प्रूव करके दिखाओ, जिस पर शिवे कहता है मैं कैसे प्रूव करूं। वो कहता है कि मैंने नहीं करी है यार। इस पर मानाबू थोड़ा सोचता है। वो कहता है ठीक है, हम गॉड से सर्वे कराएंगे कि तुम पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। शिवे भी गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और वो इनोसेंट है, लेकिन हम देखते हैं कि गॉड के सर्वे रिजल्ट में कुछ उल्टा ही हो जाता है। 99% गॉड ये कहते हैं कि शिवे की बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और इसी के साथ शिवे को मिलते हैं 5 स्टेप्स, और अब शिवे सबसे आगे लीड कर रहा है। कंट्रोल रूम में बैठी सुगिनो ये कहती है कि गॉड शिवे पर भरोसा नहीं करेंगे चाहे वो कुछ भी कहे। अगला सीन होता है शिवे का, जहाँ पर यूइची उससे आके कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यूइची की ये बात सुनने के बाद शिवे इमोशनल हो जाता है। यूइची कहता है कि इस राउंड से ये कंफर्म हो गया है कि हमारे बीच में धोखेबाज कौन है, और मुझे उसका पूरा आइडिया है। ये सुनकर टेंजी थोड़ा घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं यूइची ने उसके बारे में पता तो नहीं लगा लिया है। यूइची कहता है कि अभी तक जितनी भी पर्चियां आई हैं वो सभी एक ही बंदा कर रहा है, इसीलिए हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। टेंजी मन में सोचता है कि अच्छा, यूइची ऐसा करके सभी को एक साथ खड़ा करना चाहता है। जिसके बाद शिवे यूइची से पूछता है कि जल्दी बताओ वो धोखेबाज कौन है। यूइची कहता है कि वो ये बात अभी बता नहीं सकता है। टेंजी को लगता है कि यूइची ब्लफ कर रहा है। यूइची सभी से कहता है कि उसने ये गेम जीतने के लिए एक स्ट्रेटजी बना ली है। टेंजी सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया। यूइची कहता है कि ये गेम फेयर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हमने एक दूसरे पर भरोसा करके सेम स्टेप लिए, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही हम सभी के ऊपर 3 मिलियन का येन और बढ़ गया। देखा जाए तो इस गेम को जीतने पर हमें मिलेंगे 2 मिलियन येन, और उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे ऊपर स्टार्टिंग में 3 मिलियन येन का कर्जा बढ़ जाए तो ये तो अनफेयर है। यूइची आसमान की तरफ इशारा करके कहता है आसमान की तरफ देखो, हमें इस गेम को खेलते हुए कोई तो देख रहा है, इसीलिए मैनेजमेंट को इस गेम को और भी ज्यादा मजेदार बनाना होगा। इसके बाद यूइची अपने दोस्तों से कहता है कि क्या तुम्हें याद है हमारे साथ 6वें राउंड में क्या हुआ था। हमें एक मौका मिला था अपने कर्जे को कम करने का। उसी राउंड में कोकोरोगी का कर्जा 2 लाख येन कम हो गया था। यूइची कहता है कि बैड माउथ सुगेरोकू को देखने वाले के लिए इंटरेस्टिंग बनाया गया है। यहाँ पर हर स्टेप पर तुम्हारा या तो कर्जा बढ़ेगा या फिर घटेगा, इसीलिए इस गेम को पूरा करने के बाद हमारे ऊपर बढ़ा हुआ कर्जा कम हो जाएगा, यानी कि एट द एंड सारी चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी। मतलब ये गेम सिर्फ मजे के लिए है, हमारे पास जो पुराना कर्जा है वो उतना ही रहेगा। मारिया कहती है कि अरे वाह, ये तो सही कह रहा है। यूइची कहता है कि अगर हम लोग ऐसे ही खेलते रहे तो शिवे सबसे पहले गोल तक पहुंचेगा और उसके ऊपर सारी पेनल्टी लग जाएगी। इसीलिए यूइची शिवे को बचाने के लिए एक तरकीब निकालता है। वो सभी से कहता है कि अब से हम सभी लोग अपने अपने बारे में खुद ही बैड माउथिंग करेंगे, और अगर हम में से किसी एक ने ऐसा नहीं किया तो हमें पता चल जाएगा कि धोखेबाज कौन है। लेकिन इस चीज की कोई एश्योरिटी भी नहीं है कि हम सभी एक पॉइंट पर एक ही साथ लास्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। अब यूइची का आइडिया यह है कि शिवे की पर्ची खाली रहेगी और बाकी 4 पर्ची खुद के बारे में रहेंगी, जिससे वो जल्दी से जल्दी शिवे के पास पहुंच जाए। लेकिन टेंजी इस स्ट्रेटजी को मानने से मना कर देता है। यूइची टेंजी से पूछता है क्या हो गया, तुम्हें ये स्ट्रेटजी पसंद क्यों नहीं आ रही। इस पर टेंजी कहता है कि क्या तुम सच में जानते हो कि धोखेबाज कौन है। यूइची घबरा जाता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। यूइची के चेहरे को देखकर और उसके रिजेक्शन को देखकर टेंजी समझ जाता है कि इसको घंटा नहीं पता, वो बस ब्लफ कर रहा है। टेंजी कहता है कि तुम बस धोखेबाज का नाम बताओ, हम सब उसी के बारे में लिखकर उसे गोल तक पहुंचा देंगे। यूइची कहता है कि इसके लिए हमें गेम के 3rd राउंड पर जाना होगा। इस गेम में ऐसा करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। टेंजी कहता है कि तुम हमें पागल मत बनाओ, हम इस गेम को खत्म करने के बहुत करीब हैं और अभी किसी पर भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। चलो एक चीज करते हैं, अगर अगले राउंड में तुम्हारा प्लान सही काम नहीं किया तो तुम्हें धोखेबाज का नाम बताना होगा, और तुम जिस पर भी इल्जाम लगाओगे तुम्हारे पास उसके सबूत होने चाहिए, और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं हुए तो मैं आगे से तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करूंगा। टेंजी की बात सुनकर यूइची उसकी बात मान जाता है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है, जहाँ पर सभी लोग बारी बारी से पर्ची डालने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही मानाबू पर्चियां गिनता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर टोटल 10 पर्ची आई होती हैं, जबकि एक्चुअली में यहाँ पर 4 कार्ड्स होने चाहिए थे। मानव की बात सुनने के बाद यूइची
यूइची के होश उड़ जाते हैं। यूइची खुद से कहता है कि मैं ये भूल गया था कि एक आदमी एक से ज्यादा भी पर्ची डाल सकता है। मानाबू यूइची का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम तो चूतिया हो। टेंजी भी यूइची से कहता है तुम्हारा प्लान पूरा बेकार था, अब मुझे बताओ कि धोखेबाज कौन है। यूइची इस बात पर निराश हो जाता है और कहता है कि दरअसल मुझे नहीं पता कि धोखेबाज कौन है। ये सुनकर टेंजी वहां से सावरागी को साइड से ले जाता है। वो कहता है कि यूइची पर भरोसा करना अब बेकार है। सावरागी टेंजी से मना कर देती है और वो यूइची के पास ही रुकती है। टेंजी कहता है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से तुम बार बार हर्ट होती हो, तुम मान क्यों नहीं जाती, अब हम लोग पहले ऐसे दोस्त नहीं रहेंगे। सावरागी ये सुनने के बाद टेंजी के साथ चली जाती है। टेंजी मनी मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसका प्लान अब आखिरकार कामयाब हो रहा है। टेंजी मनी मन में कहता है कि सावरागी ने 2 साल पहले उससे एक इम्पोर्टेंट चीज छीनी थी। उसके बाद गेम खेलते खेलते 18 राउंड हो जाते हैं और इन राउंड के बीच में कोई भी इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता है और ऐसा लग रहा है कि अब ये लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। अब आगे होता है 19th राउंड। हम देखते हैं कि सावरागी अब गोल के एक स्टेप पीछे होती है। टेंजी भी सावरागी को देखकर ड्रामाबाजी करता है और कहता है कि सावरागी अगर मैं पहले ही सब पर भरोसा करना छोड़ देता तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। मारिया कहती है कि यार इनकी टीम भी बाकियों की टीम के जैसे ही निकली, यानी कि ये गेम सिर्फ ये लोग नहीं और भी लोग खेल रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सुकीनो कुछ ऐसा देखती है जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं कि यूइची की शक्ल कुछ ज्यादा ही अजीब होती है। यूइची सभी से कहता है अभी मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे धोखेबाज अब 100% पकड़ा ही जाएगा। टेंजी ये सुनकर फिर से उस पर मना कर देता है। यूइची कहता है कि क्या हो गया, अगर धोखेबाज पकड़ा भी जाता है उसके बावजूद भी हम सावरागी को बचा नहीं पाएंगे। जिसको सुनकर टेंजी भी शांत हो जाता है। शिवे कहता है कि अगर सावरागी को हम बचा ही नहीं सकते तो धोखेबाज को पकड़कर क्या करेंगे। यूइची कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें सिर्फ धोखेबाज रह जाएगा और सभी लोग अगले राउंड के लिए क्लियर कर जाएंगे। और इस बार यूइची का प्लान काफी खतरनाक होता है क्योंकि ये रूल से रिलेटेड होता है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर हम किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं और पकड़े जाते हैं तो हमें पेनल्टी दी जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और यूइची का प्लान यह है कि अगली जो पर्ची डालेंगे उसमें सभी लोग ये लिखेंगे कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने टोमोडाची गेम के लिए एप्लीकेशन दी थी। दोस्तों ये काफी खतरनाक प्लान है और बिल्कुल चेकमेट वाला प्लान है। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो धोखेबाज होगा वो सही होगा, इसीलिए उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन हम चारों के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी जिससे हम चारों लोग नेक्स्ट गेम के लिए साथ में जाएंगे और धोखेबाज यहीं रह जाएगा। टेंजी यूइची से पूछता है तुम्हें कैसे पता चलेगा कि धोखेबाज सही कह रहा है या झूठ कह रहा है। यूइची कहता है कि मुझे नहीं, जो इस टोमोडाची गेम को चलाते हैं उन्हें पता है कि इस गेम को खेलने के लिए किसने एप्लीकेशन लगाई है, तो उन्हें तो पता है कि हम में से कौन धोखेबाज है। यूइची मानाबू से कहता है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। मानाबू कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यूइची कहता है कि अब तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई यहाँ पर मेरे प्लान को अप्रूव नहीं करता है तो यानी कि वो धोखेबाज है। अब यहाँ पर टेंजी पूरी तरीके से फंस चुका है और उसके बचने का कोई भी उपाय नहीं है। तो अब टेंजी अपनी पर्ची डालने के लिए बूथ में चला जाता है और वहां पर अपने आप को कोस रहा होता है, सोच भी रहा होता है कि आखिरकार वो क्या कर सकता है। वो कहता है कि चलो मैं एक काम करूंगा, मैं सभी से माफी मांगूंगा और एक झूठ मूठ की इमोशनल स्टोरी लिखूंगा, जैसे सभी लोग मुझ पर भरोसा करेंगे और मुझे सिंपैथी देंगे। टेंजी जब पर्ची डालकर बाहर आता है तो सीबे उसका इंतजार कर रहा होता है और काफी अच्छी स्माइल भी कर रहा होता है। सीबे काफी एक्साइटेड होता है अपनी पर्ची डालने के लिए। हम देखते हैं कि सभी लोगों ने अपनी अपनी पर्ची डाल दी होती है। यूइची कहता है कि जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या तुम लोगों ने वैसा ही किया? जिस पर सभी लोग कहते हैं बिल्कुल हाँ। और टेंजी भी बस अब एक्टिंग करने के लिए तैयार है। वो मन ही मन में कहता है मुझे अपनी पूरी जिंदगी की सबसे अच्छी एक्टिंग अभी करनी है। उसकी आंखों में नकली आंसू भी आना चालू हो जाते हैं। तभी मानाबू बताता है कि इनमें 4 कार्ड ब्लैंक्स हैं और सिर्फ एक कार्ड लिखा हुआ है और उस पर लिखा है टोमोडाची गेम मैंने ही स्टार्ट किया है, और ये कार्ड होता है टेंजी का। मानाबू की ये बात सुनकर सभी लोग टेंजी को घूरने लग जाते हैं। योइची कहता है कि मैंने कहा था ना, मेरा ये प्लान इस बार काम करेगा और धोखेबाज को बाहर निकाल देगा। तो अब टेंजी वही करता है जैसा उसने सोचा था, रोना धोना चालू कर देता है। टेंजी कहता है भाई तुम मेरी बात सुनो प्लीज। योइची टेंजी के सर पर हाथ रखता है और कहता है तुम टेंशन मत लो टेंजी, तुम रो क्यों रहे हो। टेंजी मनी मन सोचता है ये तो चूतिया है, मुझे पता था ये साला फंस जाएगा, मेरा प्लान काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही टेंजी अपना नजर उठाकर युइची को देखता है, युइची उसके बालों को खींचने लग जाता है और युइची का फेस काफी ज्यादा डरावना दिख रहा होता है, जिसको देखकर टेंजी वाकई में रोना चालू कर देता है। युइची उससे कहता है अब बताओ
तुमने ये चूतियाप क्यों किया था। यूइची की ऐसी शक्ल देखकर टेंजी भी सोच पड़ जाता है, क्या ये वही यूइची है जिसको मैं जानता हूँ। यूइची चिल्लाकर उससे पूछता है, तुमने ही टोमोडाची गेम शुरू किया था ना बे। जिस पर टेंजी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। मारिया भी ये सीन देखकर काफी हैरान हो जाती है। सुकीनो कहती है कि अगर तुम इस गेम को दोबारा देखोगी तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। यूइची ने शुरुआत से ही इस गेम के अंदर 3 ट्रैप्स लगाए थे और अगर तुम उन्हें देखोगी तो जान जाओगी कि यूइची असल में क्या चीज है। ये कोई आम इंसान नहीं है। आगे यूइची अपना पूरा प्लान बताता है कि कैसे उसने धोखेबाज का पता लगाया। यूइची कहता है कि सेकंड गेम स्टार्ट होने से पहले ही मैंने पूरा प्लान बना लिया था और जब तीसरे राउंड में एक पर्ची आती है कि तुम और सावारागी एक दूसरे को डेट करते थे तो मैंने और सावारागी दोनों ने साइलेंटली डिसाइड किया कि हम लोग धोखेबाज का पता लगाएंगे और वो दोनों बिना बात किए प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। यूइची कार्ड्स के थ्रू सावारागी को अपने इंस्ट्रक्शन भेज रहा था। सुकीनो कहती है कि ये यूइची का पहला ट्रैप था। वो मारिया से फिर से वीडियो प्ले करने के लिए कहती है जिसमें यूइची अपने हाथ में 2 कार्ड उठाता है और उसके हाथ में पेन भी थी लेकिन उसका कार्ड तो ब्लैंक था। जब यूइची बाहर आया तो उसने सावारागी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि मैंने ब्लैंक कार्ड छोड़ा है। तभी उसने चुपचाप अपने इंस्ट्रक्शन वाली पर्ची सावारागी को पास कर दी और जब सावारागी बॉक्स में जाती है तो वो पर्ची वहीं पड़ती है। टेंजी कहता है कि तुमने इतनी आसानी से सावारागी पर विश्वास कैसे कर लिया। यूइची कहता है कि मैंने उस पर डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं किया था, मैंने उसका टेस्ट लिया था। मैंने उससे बोला था कि तुम्हें वो सीक्रेट लिखना है जो तुम्हें ही मेरे बारे में पता है और हमने शुरुआत में देखा ही था। सावारागी यूइची से एक ऐसा सीक्रेट पूछती है जो किसी को भी ना पता हो और ये वही सीक्रेट था कि यूइची 1 वीक तक नहीं नया था, यानी कि वो पर्ची सावारागी ने लिखी थी। इसका मतलब दूसरा जो बैड माउथ था वो एक धोखेबाज ने लिखा था और दूसरा कार्ड वही था जो टेंजी ने खुद लिखा था अपनी एज के बारे में। फिर वो आगे बताता है कि 5वें राउंड के बाद मैंने कोकोरोगी को एक पर्ची दी थी और जब 5वें राउंड में कोकोरोगी का एक बहुत ही पर्सनल सीक्रेट बाहर आया था तब मैंने कोकोरोगी को समझाते हुए एक पर्ची दी थी जिसमें लिखा था कि सावारागी अपने ही साइड है, इसीलिए तुम सावारागी पर शक मत करो बल्कि तुम सावारागी से लड़ने की एक्टिंग करो जिससे हम धोखेबाज को फंसा सके। यूइची आगे कोकोरोगी से कहता है कि अगले राउंड में तुम्हें वो सीक्रेट लिखना होगा जो सिर्फ तुम्हें पता है सावारागी के बारे में। और कोकोरोगी ने लिखा था कि सावारागी लड़कों के बॉक्सर्स पहनती है। अगर कोई बड़ा सीक्रेट बाहर आता तो यूइची समझ जाता कि वो सीक्रेट धोखेबाज ने लिखा है और इस तरह यूइची के टेस्ट में कोकोरोगी पास हो गई थी। यूइची कहता है कि आगे बस तुम और शीबे ही बचे थे, मैं सावारागी को हर एक इन्फॉर्मेशन देता रहता था। टेंजी कहता है कि लेकिन हर टाइम मैं तो उसके साथ था, वो मेरे साथ ही तो थी, मैंने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा कि कोई भी उससे बात कर सके। यूइची कहता है कि मेरे लिए 3 मिनट ही काफी है। दोस्तों मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, अगर कोई एक इंसान पर्ची वाले बूथ में जाता है तो वो इंसान 3 मिनट के बाद ही बाहर आता है। आपको वो सीन याद ही होगा जब टेंजी बोथ पूल से बाहर आया था तब यूइची ने सावारागी को चांटा मारा था। असल में चांटा मारते वक्त यूइची ने अपनी पर्ची पास कर दी थी। सुकीनो कहती है कि ये यूइची का दूसरा ट्रैप था। यूइची बॉक्स में जाने के ऑर्डर्स को कंट्रोल कर रहा था, उसके दिमाग में सब चल रहा था कि कौन कब जाएगा। यूइची कहता है कि आगे एक स्पेशल चांस आया और टोमोडाची गेम के मैनेजमेंट को पता था कि किसने इस गेम को अप्लाई किया है, तो धोखेबाज को खुद को वॉलंटियर करना नामुमकिन था, जबकि शीबे खुद ही वॉलंटियर किया और इसी कारण मेरा डाउट शीबे से भी बाहर हो गया, क्योंकि अगर शीबे धोखेबाज होता तो उसके सीक्रेट हमें पता चल जाते और सिर्फ तुम ही रह गए थे जिसपे मेरा शक रह गया था। टेंजी कहता है कि मतलब कोकोरोगी की लड़ाई और सावारागी की लड़ाई बिल्कुल नकली थी और जब तुमने कुछ देर पहले ये कहा था कि हम लोग अब से खुद ही बैड माउथ करेंगे, क्या वो भी तुम्हारा प्लान का हिस्सा था? यूइची कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि उस प्लान में होल है और जब मैंने कहा था कि हमारा कर्जा नहीं बढ़ेगा उसके बाद भी तुम नहीं रुके और तुम वो करते रहे जो तुम करते आ रहे थे। इससे मैं समझ गया कि तुम्हारा मकसद यहाँ पर पैसा तो नहीं है बल्कि पैसों से कुछ अलग है। टेंजी कहता है कि तुमने मुझे उसी टाइम एक्सपोज क्यों नहीं किया? यूइची कहता है कि हमने आधा ही गेम कंप्लीट किया था और हमें अभी आधा गेम और खेलना था। मैं नहीं चाहता था कि तुम उसके बाद डेस्परेट हो जाओ और हमारे बारे में उल्टे सीधे सीक्रेट्स बाहर लेके आओ, जिसको मैं अवॉइड करना चाहता था। और जब लास्ट राउंड में मैंने तुम्हें सबसे पहले जाने को कहा तो उसके तुरंत बाद ही मैंने सभी से अपने अपने कार्ड्स को ब्लैंक रखने के लिए कहा था। टेंजी कहता है कि इसका तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। तुमने कहा था कि तुमने सभी के टेस्ट लिए थे, लेकिन कोई भी इंसान कितने भी कार्ड्स लिख सकता था, यानी कि वो एक साथ अपने कार्ड्स और धोखेबाजी वाले भी कार्ड्स लिख सकता था। सुकीनो कहती है कि ये तीसरा और आखिरी ट्रैप था। यूइची कहता है कि बिल्कुल
बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने टेस्ट के बाद भी इन लोगों पर विश्वास नहीं किया था। मैंने उन लोगों से दोस्ती का प्रूफ मांगा। क्या तुम्हें अभी भी कुछ नोटिस नहीं हो रहा है? टेंजी नोटिस करता है कि सभी लोगों के नेम टैग्स नहीं है जिस पर उनके कर्जे लिखे हुए थे। योइची कहता है कि मैंने उनसे कहा था मैं उन पर तभी विश्वास करूंगा जब वो मुझे उनके नेम टैग्स दे देंगे, क्योंकि वो धोखेबाज नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बहुत ही आसानी से मुझे अपने अपने टैग्स दे दिए। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा सीक्रेट रिवील होने के बाद कोकोरोगी ये आसानी से मान गई थी कि सावारागी धोखेबाज नहीं है? मैंने उसको सावारागी का टैग दिखाया था जिससे उसको विश्वास हुआ कि सावारागी हमारे ही साइड है, जो कि मैंने उसे कार्ड में लिख के दिया था। और इसी वजह से कोकोरोगी ने भी मुझे अपना नेम टैग दे दिया और फिर सीबे ने भी दे दिया। सुकीनो कहती है कि चौथे राउंड में युइची ने अपना टैग सावारागी को दिया था जब टेंजी और सीबे आपस में लड़ रहे थे, और जब उसने उसे कार्ड दिया था तब अपना नेम टैग वापस ले लिया था। तब उसने एक नोट लिखा जिसमें उसने सावारागी से कहा था कि वो अपना टैग मुझे दे दे। ये सब उसने इसीलिए किया जिससे वो इन सभी लोगों को मल्टीपल कार्ड्स लिखने से रोक सके। योइची ने इन सभी के टैग्स को एज ए हॉस्टेज यूज किया और कहा कि अगर वो टैग देंगे तो वो उन पर ट्रस्ट करेगा, वरना नहीं तो नहीं। सावारागी मना नहीं कर सकती थी और सावारागी के देने के बाद एक ऐसी चेन बन गई और सभी लोगों ने अपने अपने टैग्स उसे दे दिए। सुकीनो कहती है कि योइची को पता था कि अगर कोई मना करता तो उस पर डाउट हो जाता, इसीलिए वो मना नहीं कर सके। सुकीनो आगे कहती है कि एक शातिर दिमाग वाला ही ऐसी वीकनेस को पकड़ सकता है, उसे इंसानों की वीकनेस, उनकी पावर और उनके पैसों के बारे में सब कुछ पता होता है। टेंजी आखिरी में पूछता है ठीक है तुमने सभी को एक एक करके पिक किया, लेकिन एंड में मुझे ही क्यों चुना? क्या इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर हमेशा से शक था? क्या मैंने इस गेम के दौरान कोई गलती करी थी? युइची कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तुम सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। मुझे तब शक हुआ जब तुम तुम्हारी तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। मैं जिस मिकासा टेंजी को जानता हूँ वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही शांत रहने वाला व्यक्ति था, और जब भी लड़ाई होती थी तो वो बीच में आकर सभी को शांत कराता था। लेकिन गेम के स्टार्टिंग में ही तुमने सीबे से फाइट ले ली। तुमने कहा था कि बैड माउथिंग उसने करी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सीबे बैड माउथिंग कर सकता है? ये गेम सीक्रेट बताने की है, जबकि सीबे के लिए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम में से कोई भी सीबे को अपने सीक्रेट्स नहीं बताता है, क्योंकि सीबे सीक्रेट्स रखने में अच्छा नहीं है, इसलिए उसको हमारे बारे में कोई भी सीक्रेट्स पता नहीं है। और जब मैंने अपना सीक्रेट सावारागी को बताया था तो मैंने उससे यही बोला था कि तुम्हें ये सीक्रेट सीबे को नहीं बताना है, और कोकोरोगी भी अपना सीक्रेट उसे नहीं बताना चाहती थी। और फोर्थ राउंड में उसके बारे में बैड माउथिंग हुई थी कि वो जूनियर हाई में अपनी मॉम के साथ सोता था, और वो उसने खुद लिखा था सावारागी को बचाने के लिए। और जब कोकोरोगी का सीक्रेट बाहर आया था तो सीबे सिर्फ अपनी तरीके से कोकोरोगी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें अच्छा नहीं है, और क्योंकि वो इडियट है तो उसका कहने का तरीका बहुत ही अजीब लगा, और मुझे पता था कि वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने सबसे आखिरी में उसको बताया। टेंजी कहता है कि इसका मतलब मैंने किसी ऐसे पर ब्लेम डालने की कोशिश की जो इडियट था, जो कभी ऐसा नहीं कर सकता था, और यही मेरी गलती थी, और जिसके कारण मैं शक के दायरे में आ गया। मानाबू कहता है कि गेम अभी एंड नहीं हुआ है, तुमने धोखेबाज को तो ढूंढ लिया है, लेकिन सावारागी फिर भी गोल पर पहुंचेगी। तभी हम देखते हैं कि युइची मानाबू के कान में कुछ कहता है, जिसको सुनकर सुकीनो हैरान हो जाती है और अपने डाटाबेस में उसको चेक करती है, और वो मानाबू को कंफर्म करती है कि वो सच कह रहा है। मानाबू अनाउंस करता है कि गेम ओवर हो गया है और युइची केवल गोल पर अकेला पहुंचा है, तुम सभी लोग गेम जीत गए हो, जिसको सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मानाबू कहता है कि युइची ने 7th राउंड में गलत बैट माउथ किया था, और जो कि उसने अभी खुद कंफर्म किया है कि उसने झूठ बोला था, और उसको एज ए पेनल्टी सावारागी के एक ब्लॉक आगे की मिली है, यानी कि वो अब गोल पर पहुंच गया है। सावारागी युइची से कहती है कि ये सब सही नहीं है। युइची कहता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है। तुम सब सोच रहे होगे कि टेंजी ने ये सब क्यों किया। जब तक मैं तीसरा गेम खेल रहा हूँ तब तक तुम लोगों के पास काफी टाइम है, इसीलिए तुम टेंजी से पूछताछ कर सकते हो और मेरे बिना डिसाइड कर लेना कि तुम लोगों को क्या करना है। मुझे टेंजी को जज करने का कोई राइट नहीं है। सीबे कहता है कि इसका क्या मतलब? युइची कहता है क्या तुम्हें याद है कोकोरोगी, मैंने तुम्हारे कान में क्या कहा था? ये वही सीन है जब कोकोरोगी बहुत ज्यादा परेशान थी और रो रही थी, तब युइची उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद कोकोरोगी शांत हो जाती है। युइची कहता है कि जो तुमने किया है वो मेरे पास्ट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। युइची कहता है कि मैंने तुम सब
से बहुत ही हॉरिबल चीजें करी हैं और मैंने ये सीक्रेट तुम लोगों से छुपाया है। मुझे लगता था कि अगर तुम लोगों को ये बात पता लगेगी तो तुम लोग मेरे दोस्त नहीं रहोगे। टेंजी के कंपैरिजन में मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। सावरागी पूछती है कि तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। यूइची कहता है कि 7th राउंड में मैंने लिखा था कि सीबे ने किसी को मारा है जबकि असल में मैं खूनी हूँ। सुकीनो कहती है कि हाँ, हमने सर्च किया, यूइची ने 3 लोगों को मारा है और ये एक मॉन्स्टर है। मानाबू कहता है कि 3rd गेम को अकेले कंप्लीट करना नामुमकिन है। तुम अभी खुद को सेक्रीफाइस करके हीरो वाली फीलिंग ले रहे होगे पर तुम्हें रिग्रेट होगा। यूइची कहता है वो तो पता चल ही जाएगा, कौन रिग्रेट करेगा। मानाबू कहता है इसका क्या मतलब है। यूइची कहता है कि मेरे लिए मेरे दोस्त मेरी लाइफ को साफ सुथरा रखने का एक तरीका था। मैं उन्हें शो नहीं करना चाहता था कि मैं कौन हूँ, पर अगली गेम में मेरे दोस्त नहीं होंगे और मैं अपना असली रूप तुम सभी को दिखा पाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे मैनेजमेंट को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मानाबू कहता है कि क्या तुम मुझे डरा रहे हो। तभी मानाबू सभी को बताता है कि यूइची ने 3 लोगों को मारा है। शिवे कहता है कि तुम तो एक सीरियल किलर हो और तुम इतने टाइम से हमारे बीच में रह रहे थे, तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। टेंजी कहता है कि बस करो, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब किसी को कुछ ऐसा करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहते। शिवे कहता है ओह, ये बात तुम कह रहे हो, मतलब तुम्हारे ऐसे करने का भी कोई ना कोई रीजन होगा। टेंजी कहता है कि हाँ, लेकिन तुम जैसा बेवकूफ इस बात को समझ नहीं सकता है। तुम अपने डैड को थैंक्स कहो जो क्राइम को छिपाते हुए आए हैं। इसके कारण शिवे और तेंजी में बहस होने लगती है जिसको सुनकर कोकोरोगी रोने लग जाती है और इस पॉइंट पर सभी लोग यूइची को जज भी कर रहे होते हैं। यूइची कहता है कि अगर मुझे ऐसी स्थिति में भी इस तरह का शोर सुनना पड़ेगा तो मैं बिना दोस्त के ही अच्छा हूँ। ये सब लोग मुझे ड्रैग कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर और कर्जा नहीं चाहता हूँ और इसीलिए मैं इन्हें पीछे छोड़ना ही सही समझ रहा हूँ। यूइची कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे ये लोग उससे नफरत करने लगे। यूइची चाहता है कि सभी लोग उससे दूर रहें जिससे वो तीसरे गेम पर पूरा फोकस कर सके। सावरागी कहती है कि फ्रेंड्स को पीछे छोड़ना तुम्हारे लिए इतना आसान है। यूइची कहता है कि बहुत टाइम पहले मुझे किसी ने कहा था कि पैसों से ज्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पर अभी भी मुझे वो चीज समझ नहीं आई है। मैं उनकी बात को सच मानता रहा क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था, पर अब बहुत हो गया है। फ्रेंड्स का होना इतना पेनफुल है तो मैं अकेले रहना ही बेहतर समझूंगा। मानाबू कहता है कि वो अकेले तीसरे गेम में जा रहा है, कम से कम तुम लोग उसको चेयर तो कर सकते हो जिससे उसको थोड़ा मोटिवेशन मिले। मानाबू कहता है कि पर ऐसा लगता है कि कोई भी खूनी का दोस्त नहीं बनना चाहता। यूइची कहता है कि ये अच्छी बात है, अब तुम लोग मुझे भूल सकते हो और मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। यूइची सोचता है कि इन सभी को बचाने का बस यही तरीका था और वो अपने मॉम से सॉरी बोलता है और गोल पर पहुंचने के लिए आगे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टेंजी वहां आ जाता है और उसे रोक देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। वो कहता है कि मैंने भी झूठ बोला था। वो मानाबू से कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मुझे रोमांटिक फीलिंग सावरागी को लेकर थी या नहीं, मैंने उस टाइम झूठ कहा था। मुझे सावरागी के लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है। मैं इस फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था जिससे मैं एक शख्स तक पहुंच सकूं और वो मेरा हो जाए, और वो और कोई नहीं, वो है यूइची। मैं उसे हमेशा से लाइक करता हूं। मैं चाहता था कि वो मुझे देखे और वो अपनी बातें प्रूव करने के लिए यूइची को किस भी कर लेता है और दोनों 3rd गेम के लिए वहां से गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुकीनो मारिया से कहती है मिकासा टेंजी ये टोमोडाची गेम में दूसरी बार आया है, यानी कि इसके पास कोई ना कोई प्लान तो है। यानी कि दोस्तों टोमोडाची गेम टेंजी के लिए पहली बार नहीं है और इसी के साथ 2nd गेम खत्म हो जाता है। आगे हमें यूइची का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो एक हॉस्पिटल में पैसे गिन रहा था और एक लेडी बेड पर लेटी होती है। वो लेडी यूइची से कहती है कि पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट फ्रेंड होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो यूइची को सिखाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट केवल एक ही चीज है, वो है पैसा। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। टेंजी यूइची को उठा रहा था, दोनों एक गुफा में थे। मानव बताता है कि तीसरा गेम प्रिपेयर करने में हमें 3 दिन लगेंगे। तुम्हें 3 दिन तक इस गुफा में सरवाइव करना होगा और तुम्हें केवल एक पानी की बोतल दी जाएगी। टेंजी यूइची से कहता है कि मैंने तुम्हें किस इसलिए किया था जिससे मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ सकूं। यूइची कहता है आखिर तुमने सबको धोखा क्यों दिया। टेंजी बताता है कि वो दूसरी बार ये गेम खेल रहा है, ये सब मैंने सावारागी की वजह से किया। उसने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली थी। जूनियर हाई में टेंजी के 2 क्लोज फ्रेंड थे। उसने 1 मिलियन मनी सेव किया था और अपने दोनों दोस्तों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। उसके दोनों दोस्त सावारागी में इंटरेस्टेड थे। टेंजी उन्हें समझाता है कि मेरे और
सावारागी के पेरेंट्स ने हमारी शादी फिक्स कर दी है, पर उसके दोस्त अभी भी नहीं मानते हैं। तीनों ने अपने बिजनेस से 3 मिलियन सेव कर लिए थे। एक दोस्त सजेस्ट करता है कि हम इस 3 मिलियन को स्प्लिट कर लेंगे और जब हमारे पास 20 मिलियन हो जाएंगे तो उसमें जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा होगा वो कंपनी का CEO बन जाएगा और सावारागी को प्रपोज भी कर सकता है। उसके बाद सबको किडनैप करके टोमोडाची गेम के लिए ले जाया जाता है और बताया जाता है कि उन 3 में से किसी पर 10 मिलियन का कर्जा है। उस गेम में टेंजी अकेला लूजर बचता है और उस पर 20 मिलियन का कर्जा आ जाता है, पर क्योंकि वो माइनर था मानव उसे छोड़ देता है, पर 20 मिलियन जितनी लाइफ टेंजी से ले लेता है और उसे 2 दिन बाद छोड़ दिया जाता है और गेम वाली बात किसी को भी बताने से मना किया जाता है। छूटने के बाद टेंजी ने अपने दोस्त से पूछताछ की कि आखिर उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया। टेंजी का दोस्त बताता है कि उसने सारे पैसे सावारागी पर खर्च कर दिए हैं। उसके बाद एक दिन टेंजी अपने डैड को टोमोडाची गेम के बारे में बता देता है और उसके डैड सावारागी के डैड से इस बारे में बात करने जाते हैं, पर वो मारे जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अपनी डैड की मौत का पता लगाने के लिए टेंजी सावारागी की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पर एक दिन उसे एक अनजान सा मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि उसे फॉलो करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें भी दुनिया से मिटा दिया जाएगा। तब टेंजी डिसाइड करता है कि वो सावारागी को टोमोडाची गेम खेलने पर मजबूर करेगा और उसकी सच्चाई सामने लाकर उसे अकेला कर देगा, पर यूइची की वजह से टेंजी का ये प्लान बेकार हो जाता है। टेंजी की स्टोरी सुनकर यूइची को अभी भी विश्वास नहीं होता। टेंजी कहता है कि सावारागी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, जब तुम सुनोगे तो तुम भी उसे धोखेबाज मानोगे। वो कहता है कि हमारा टोटल कर्जा 10.8 मिलियन है। ये सुनकर यूइची सरप्राइज हो जाता है कि उसे ये कैसे पता है। टेंजी बताता है कि ये मेरा दूसरा टोमोडाची गेम है, तो मुझे पता है कि दूसरे गेम के बाद मैनेजमेंट हमें टोटल कर्जे के बारे में बता देती है। टेंजी मानव से दोबारा अपना पूरा कर्जा बताने को कहता है। मानव बताता है कि ग्रुप C का पूरा कर्जा 10.8 मिलियन है। यूइची के हिसाब से टोटल 18.8 मिलियन कर्जा होना चाहिए था, पर क्योंकि इतना नहीं है तो किसी ने झूठ बोला है। टेंजी बताता है कि उसने फर्स्ट गेम में झूठ बोला था। उसके कार्ड पर कर्ज को आधे करने की कंडीशन थी। उस टाइम उसका कर्जा 1.6 मिलियन था, अब उसका कर्जा 2.1 मिलियन है और दोनों की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सीवे का कर्जा 2 मिलियन होगा। अब बचा 14.8 मिलियन। अगर सावारागी पर चिल्लाने की वजह से पेनल्टी ना लगी हो तो उसका कर्जा 2.2 मिलियन होगा और तब जाकर 10.8 मिलियन का कर्जा बनता है। यूइची अभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता। वो टेंजी से पूछता है कि तुमने मुझे फॉलो क्यों किया। टेंजी कहता है कि मेरा मेन गोल है अपने फादर की मौत का बदला लेना। इसीलिए टेंजी यूइची का साथ देता है और यूइची को विश्वास दिलाने के लिए वो अपना कर्जा यूइची को दिखा देता है, जो कि 2.1 मिलियन था, पर दिखाने की पेनल्टी की वजह से अब वो डबल होकर 4.2 मिलियन हो जाता है। अगले सीन में 60 घंटे निकल चुके होते हैं। यूइची टेंजी से कहता है कि तुम्हें केवल सावारागी से ही बदला लेना था, फिर तुमने सीबे और कोकोरोगी को क्यों फंसाया? क्या तुम उन्हें अपना दोस्त नहीं मानते हो? टेंजी कहता है मैंने उन्हें कभी भी अपना दोस्त नहीं माना, मैं केवल सावारागी से बदला लेना चाहता था। यूइची टेंजी से कहता है कि अगर तुम वापस जाकर सीबे और कोकोरोगी से माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें ये गेम जरूर जितवा दूंगा। ये सुनकर टेंजी तुरंत ही हाँ कर देता है। अब 3 दिन का टाइम पूरा हो जाता है और टेंजी और यूइची को एक जंगल के बीच निकाला जाता है। वहाँ उन्हें मानाबू मिलता है और मैनेजमेंट में एक नए कैरेक्टर रिको की एंट्री होती है। वो सुकीनो को विजिट करती है और कहती है कि तुम्हारा ग्रुप मेरे ग्रुप को फेस करने वाला है, पर सुकीनो के ग्रुप में सिर्फ 2 ही मेंबर्स बचे होते हैं। इसीलिए रिको कॉन्फिडेंट थी कि उसका ग्रुप जीतेगा, क्योंकि इस गेम में जिसके पास ज्यादा मेंबर्स होते हैं उनको एडवांटेज होता है। सुकीनो उसकी बात से अग्री नहीं थी। वो उसे शर्त लगाने को कहती है और रिको शर्त लगा लेती है। अब मानव बताता है कि थर्ड गेम फ्रेंडली हाइड एंड सीक गेम है, जो एक कॉम्पिटिटिव बैटल फॉर्मेट में है। यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप C और एक ग्रुप K, जो कि आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे। जो हारेंगे उसका गेम यही खत्म हो जाएगा। ग्रुप K के लोग कहते हैं कि ये तो 2 ही है, जीतना आसान होगा। टेंजी कहता है कि पर ये गेम तो फ्रेंडशिप टेस्ट करने की थी ना। मानव कहता है हाँ, और उसका सबसे बढ़िया टेस्ट अपोनेंट के सामने ही होगा। वो बताता है कि दोनों टीमों में से एक बंदा इस पूरे जंगल में छुपा है और बाकी मेंबर्स उसे ढूंढेंगे। वो सबको रूल्स
दिखाता है जिसमें टीम स्विच करने का भी एक रूल था। टेंजी उसे इस रूल के बारे में पूछता है। मानवू एक्सप्लेन करता है कि अगर ढूंढने वाले को लगे कि वो हारने वाला है तो वो दुश्मन टीम में स्विच कर सकता है। अगर कोई स्विच करके विनिंग टीम में पहुंच जाता है तो उसका डेप्ट 0 हो जाएगा और वो घर जा सकता है। अगर जिस टीम में उसने स्विच किया है और वो टीम हार गई तो उसे हारने वाली टीम का एवरेज कर्जा चुकाना होगा, पर साथ ही में वो चाहे तो चौथे गेम में अपनी ओरिजिनल टीम को ज्वाइन कर सकता है। साथ ही में ग्रुप सी से भी कोई भी स्विच करता है तो ग्रुप सी हार जाएगी, क्योंकि एक अकेला मेंबर ये गेम नहीं जीत सकता। आगे मानवू ग्रुप सी को एक ऑप्शन देता है और बताता है कि एक दूसरे ग्रुप का एक मेंबर इस गेम में आया है। चूंकि वो अकेला है तो वो इस गेम को कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो तुम उसे अपनी टीम में ऐड कर सकते हो। इस पर यूइची पूछता है क्या वो लड़की है, जिस पर मानवू कहता है हाँ, तीसरा मेंबर लड़की होती है, इसीलिए यूइची उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए मान जाता है। मानवू उस लड़की को बुलाता है, उसका नाम मारिया था। हमें पता चलता है कि मारिया टोमोडाची मैनेजमेंट में ही काम करती है। वो केवल यूइची पर नजर रखने के लिए गेम में शामिल होती है। हमें बताया जाता है कि ग्रुप के का लीडर जूजू होता है और वो खुद छुपने वाला होता है। ग्रुप सी से टेंजी छुपा है। इसके बाद मानवू दोनों ग्रुप को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है और उन्हें छिपने के लिए 2 घंटे का समय देता है। अब टेंजी, मारिया और यूइची टेंजी के लिए छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। वो सब रूल्स याद करते हैं कि वो दूसरी टीम वालों को मारकर उनके हाइडर को बताने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, और एक बार हाइडर छुप गया तो वो फिक्स हो जाएगा। वह अपनी जगह से चेंज नहीं कर सकता है और अगर किसी ने रूल तोड़ा तो वो टीम उसी टाइम हार जाएगी और उसकी पूरी टीम का कर्जा डबल हो जाएगा। मानवू ने सभी को एक स्पेशल फोन दिया होता है जिसमें वो लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। यूइची टेंजी को बताता है कि वो उसे तभी कॉल करेगा जब कोई इमरजेंसी होगी। इसके अलावा यूइची और टेंजी ने 3 दिन से कुछ भी खाया नहीं होता। इसकी वजह से दोनों लोग कमजोरी महसूस कर रहे होते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि हाइडर को छुपाने तक कोई भी खाना नहीं दिया जाएगा। जब हाइडर छुप जाएगा तो उसके टीममेट्स उस तक खाना लेकर जाएंगे। इसके साथ हाइडर के हाथ में एक इमरजेंसी बटन होता है। अगर हाइडर उस बटन को दबा देगा तो गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा और हाइडर की टीम हार जाएगी। अब यूइची और टेंजी छुपने की जगह ढूंढ लेते हैं। यूइची मारिया को उस जगह से थोड़ा दूर ही रुकने के लिए कहता है। कम लोग होने की वजह से टेंजी को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आखिर वो लोग ये गेम कैसे जीतेंगे। यूइची से कहता है कि अगर हम सीधे तरीके से गेम खेलेंगे तो बिल्कुल जीत नहीं पाएंगे। ये सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितने समय तक अपनी भूख प्यास को झेल सकते हो। तुम्हें मेरा वेट करना होगा। टेंजी को अपने फादर की मौत का बदला लेना होता है और इसमें केवल यूइची ही उसकी हेल्प कर सकता है। इसीलिए टेंजी यूइची की बात मान लेता है। छुपने के लिए 2 घंटे का समय पूरा होने वाला होता है, इसीलिए यूइची टेंजी को बिना प्लान बताए वहां से चला जाता है। अब 2 दिन बीत चुके होते हैं। यूइची का नामो निशान नहीं था। टेंजी सोच रहा था कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। भूख से टेंजी की हालत खराब हो चुकी होती है। टेंजी यूइची पर शक करने लगता है कि शायद उसने धोखा दे दिया है और वो उसे पनिश कर रहा है, क्योंकि दूसरी गेम में टेंजी ने यूइची को बड़ा धोखा दिया था। ये सोचकर टेंजी गिव अप बटन प्रेस करने ही वाला था, पर फिर वो रुक जाता है और उसे याद आता है कि वो फोन भी कर सकता है। वो यूइची को कॉल करता है पर यूइची फोन नहीं उठाता है। थोड़ी देर में टेंजी को कॉल बैक आता है, पर कॉल को यूइची नहीं बल्कि ग्रुप के का मेंबर के शिनोमिया उठाता है। वो बताता है कि यूइची तुम्हें छोड़ने वाला है। वो किसी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, वो बस लड़की के साथ टाइम बिता रहा है। शिनोमिया टेंजी को बताता है कि यूइची ने कहा कि तुमने सेकंड गेम में सबको बहुत परेशान किया था, इसीलिए वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर तुम यूइची से बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात करवा सकता हूँ, वो मेरे साथ ही में है। शिनोमिया की बात सुनकर टेंजी सोचता है और कहता है कोई जरूरत नहीं है। यूइची ने कहा था कि जब उसे जरूरत होगी तो वो खुद बात करेगा, इसीलिए टेंजी यूइची का वेट करने लगता है। शिनोमिया कहता है कि अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहते हो तो गिव अप बटन दबा दो। बात खत्म होने के बाद ग्रुप के का लीडर एक और मेंबर शिनोमिया से टेंजी की कंडीशन पूछता है। शिनोमिया बताता है कि उसे टेंजी पर तरस आ रहा है क्योंकि ग्रुप सी जीत नहीं सकता। जूजू ने एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाई है। इसके बाद हमें ग्रुप के प्लान के बारे में बताया जाता है। जूजू सभी को बताता है कि
इतने बड़े जंगल में किसी को ढूंढना नामुमकिन है। ये गेम फ्रेंडशिप टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। इस गेम में इम्पोर्टेंट है कि टीम के दूसरे मेंबर्स को हाइडर तक खाना लेकर जाना ही है। मतलब साफ है, जब वो खाना लेकर जाएगा तो हमें उनका पीछा करना होगा, जिससे हमें हाइडर का पता चल जाएगा। इसके बाद वो ओनीगुआरा और चिसाटो को फूड स्टेशन भेजता है, क्योंकि वो लोग तेज दौड़ सकते हैं। इनके अलावा शिनोमिया और बानरी को छुपने की जगह ढूंढने को कहते हैं, क्योंकि उनकी आंखें अच्छी होती हैं। रिको बताती है कि इस ग्रुप का लीडर जीनियस है, मेरी टीम परफेक्ट यूनिटी में है। सुकिनो कहती है हाँ यूनिटी तो है, पर वो फ्रेंड्स होने की जगह एक टीम की तरह लग रहे हैं। रिको कहती है हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि वो लोग एक बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स हैं। रिको का मानना था कि गेम 3 दिन में खत्म हो जाएगा और उसका ग्रुप यानी कि ग्रुप के ही जीतेगा। अब तीसरे दिन शुकिनो कहती है तुम श्योर हो ना, आज गेम ओवर हो जाएगा। रिको पूरी तरह श्योर होती है और कहती है कि अगर टीम में से कोई टेंजी तक खाना पहुंचाने गया तो ग्रुप के वाले उसका पीछा करेंगे और उन्हें हाइडर की लोकेशन का पता चल जाएगा, क्योंकि सारे एथलीट्स हैं और उनसे बचकर भागना मुश्किल है। और अगर टेंजी के टीम मेंबर उसे खाना देने नहीं जाएंगे तो टेंजी भूख और प्यास से हार कर गिव अप बटन प्रेस कर देगा, जबकि ग्रुप के पास 4 मेंबर्स हैं। अगर ग्रुप सी उनका पीछा करने की कोशिश भी करता है तो वो केवल 2 का ही पीछा कर सकते हैं। टेंजी ने गेम स्टार्ट होने से 3 दिन पहले तक कुछ नहीं खाया था और गेम स्टार्ट हुए भी 3 दिन बीत चुके होते हैं। उसे अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला है, इसीलिए रिको को पूरा बिलीव था कि जल्द ही गेम खत्म होने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं कि तीसरा दिन खत्म होने को होता है। रिको को टेंजी किसी से बात करता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर रिको चौंक जाती है और कहती है कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, ये बात किससे कर रहा है। सुकिनो कहती है कि वो भूख से स्ट्रेस में आ गया है और उसे इल्यूजन हो रहा है। दूसरी तरफ यूइची टेंजी के लिए खाना ले जाने के लिए ट्राई भी नहीं कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि मारिया सुकिनो को यूइची के बारे में रिपोर्ट भेजती है। ये देखकर सुकिनो कहती है कि मैंने सोचा था यूइची उससे ज्यादा ईवल है। इसके बाद यूइची अपने चाल चलता है और ग्रुप के से खुद को उनकी टीम में शामिल करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद रिको को बिलीव नहीं होता कि यूइची ऐसा कैसे कर सकता है। सुकिनो कहती है यूइची कुछ भी कर सकता है। ये देखकर रिको कहती है अगर यूइची ने ऐसा किया तो मेरी टीम की जीत पक्की है। ग्रुप के को भी यूइची पर विश्वास नहीं था कि वो स्विच करेगा। यूइची उससे कहता है टेंजी ने हमें धोखा दिया था, मैं उसे तड़पाना चाहता था और रूल्स के अकॉर्डिंग फूड स्टेशन पे ही स्विच किया जा सकता है और अगर दूसरी टीम का एक भी मेंबर हाँ कर देता है तो स्विच हो जाएगा, पर एक बार स्विच होने के बाद तुम वापस अपनी पुरानी टीम में नहीं जा सकते हो। ग्रुप के मेंबर्स यूइची को टीम में लेने के लिए आपस में बात करते हैं। इस पर शिनोमिया कहता है कि अब तक हमारे सारे डिसीजन कैप्टन से बात करके ही लिए जा रहे थे और वो इस बार भी ऐसा ही करेगा। ये सुनकर यूइची उन पर हंसने लगता है और कहता है तुम अपने कैप्टन के बिना एक डिसीजन भी नहीं ले सकते हो। अगर वो कहेगा राइट तो तुम राइट जाओगे, खाने को बोलेगा तभी तुम खाओगे, यहाँ तक कि पेशाब करने के लिए भी तुम्हें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। यूइची जानबूझकर उन्हें गुस्सा दिला रहा था और ओनीगुआरा को गुस्सा भी आ जाता है। वो यूइची को पंच मारने की कोशिश करता है पर उसका दोस्त उसे रोक देता है। इसके बाद शिनोमिया कैप्टन को कॉल करने जाता है। रिको कहती है कि शुक्र है एक एक्सीडेंट से ये गेम एंड नहीं हुआ। सुकिनो कहती है मुझे डाउट है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आगे शिनोमिया वापस आता है और बताता है कि कैप्टन ने यूइची को टीम में लेने से मना कर दिया है। शिनोमिया बताता है कि जुजुजू ने कहा है उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है, हम जरूर जीतेंगे। अगर यूइची टीम स्विच करने के लिए जिद करता है तो उसके साथ मारिया को भी स्विच करना पड़ेगा। इस तरह यूइची कोई भी चाल नहीं चल पाएगा। जुजू के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ यूइची स्विच करेगा तो वो हाइडर की लोकेशन का पता करके मारिया को बता देगा। मारिया मन में सोचती है कि इस प्लान का पता करना बहुत आसान था, पर यह भी यूइची के प्लान का ही पार्ट है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। गेम स्टार्ट होने के बाद कुछ ही घंटे हुए थे। मारिया यूइची से पूछती है कि वो क्या करने वाला है। यूइची उसे बताता है कि वो 2 दिन तक कुछ नहीं करेगा और दिखाएगा कि उसको गेम जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तीसरे दिन टीम स्विच करने की बात करेगा। अगर वो स्विच हो पाया तो वो हाइडर की लोकेशन का पता करके उसे बता देगा, पर 10 में से केवल 1 चांस है कि ये प्लान सक्सेस होगा। इसीलिए यूइची कहता है कि दूसरी टीम अभी तक समझ चुकी होगी कि हाइडर की लोकेशन का पता लगाने के लिए फूड डिलीवरी के टाइम उनके मेंबर्स का पीछा करना होगा। इसीलिए अगर ये नॉर्मल हाइड एंड सीक गेम होता तो कोई भी सबसे छोटे लड़के को छुपने के लिए कहता, पर उन्होंने सबसे बड़े इंसान को चुना। इसका मतलब उन्हें पता है ये नॉर्मल गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग फाइट होने वाली है।
इसीलिए उन्होंने सबसे स्ट्रांग बंदे को हाइडर बनाया है। मारिया पूछती है अगर वो स्विच करने के लिए नहीं मानेंगे तो आगे क्या होगा। यूइची आगे का प्लान बताता है जो हमें सुनने को नहीं मिलता है, और प्लान सुनने के बाद मारिया को समझ आता है कि उसको टीम में लेने से पहले यूइची ने ये कंफर्म क्यों किया था कि वो एक लड़की है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। ग्रुप के मेंबर्स मारिया के साथ यूइची को स्विच करने को कहते हैं, और यूइची कहता है कि अब मैंने इरादा बदल लिया है। ग्रुप के वाले कहते हैं कि कहीं इस वजह से तो नहीं कि हमारे कैप्टन ने तुम्हारे प्लान को समझ लिया है। इस पर यूइची कहता है ये बात नहीं है, एक्चुअली तुम सबकी गेम देखकर मुझे लगता है मैं आसानी से जीत सकता हूँ। मारिया को याद आता है कि यूइची ने कहा था 2 दिन के बाद वो ग्रुप के से थोड़ी सी बातचीत करके उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा और उसके थ्रू वो कुछ पता करेगा, और जैसे ही उसे वो पता चल जाएगा वह अपनी अगली चाल चलेगा। अब चौथे दिन की सुबह शिनोमिया और बानरी अपने कैप्टन को खाना डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। ओनिगुआरा और चिसाटो मारिया और यूइची पर नजर रखे थे। यूइची ओनिगुआरा से बातों ही बातों में पता लगा लेता है कि ओनिगुआरा बहुत ही सेंसिटिव है। इसके बाद यूइची पता करने की कोशिश करता है कि आखिर किसके कर्जे की वजह से ग्रुप के टोमोडाची गेम में आया है। तभी वहां पर चिसाटो आ जाता है और ओनिगुआरा को चुप करा देता है। हम देखते हैं कि तब तक मारिया वहां से गायब हो चुकी होती है। ये देखकर ओनिगुआरा मारिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। ओनिगुआरा को मारिया नहाते हुए दिख जाती है। ये देखकर ओनिगुआरा शर्मा जाता है। ये मौका देखकर मारिया और यूइची दोनों खाना लेकर वहां से भागने लगते हैं। दोनों लोग भागते हुए एक क्लिफ पर पहुंच जाते हैं। क्लिफ पर पहुंचते यूइची मारिया को धक्का दे देता है और खुद वहां से भाग जाता है। मारिया भी हैरान होती है कि यूइची ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद हम टेंजी पर शिफ्ट होते हैं। टेंजी से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती है और वो लगभग मरने की हालत में आ चुका होता है। टेंजी गिव अप बटन प्रेस करने वाला होता है, पर फिर उसे याद आता है कि अगर मैं यहाँ से बच गया तो मुझे फिर से अपनी खाली जिंदगी में लौटना होगा। मुझे यूइची पर पूरा विश्वास है, मैं उसका और वेट करूंगा, वरना मैं मरना पसंद करूंगा। टेंजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसकी होठों पर पानी गिरता है। वो देखता है कि यूइची उसके सामने था और उसे पानी पिला रहा था। अब खाने पीने के दौरान यूइची टेंजी को सब बताता है कि वो यहाँ पहले क्यों नहीं आ सकता था, क्योंकि ग्रुप के मेंबर्स उसे फॉलो कर रहे थे। दूसरी तरफ ओनिगुआरा मारिया को बचाने के लिए रुक जाता है। चिसाटो यूइची के पीछे जाना चाहता था, पर ओनिगुआरा उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम एक लड़की की हेल्प ना करके उसे हर्ट होने दोगे। ये सुनकर चिसाटो हेल्प कर देता है और मारिया को ऊपर खींच लेता है। अब मारिया उनसे कहती है यूइची ने मुझसे कहा था कि वो मुझे डिस्ट्रैक्टर की तरह यूज करेगा। हम फिर से यूइची पर शिफ्ट होते हैं। यूइची टेंजी को बताता है कि वो क्या करके आया था। यूइची कहता है मुझे पता था अगर मैं एक को रोक दूं तो दूसरा भी स्लो हो जाएगा। बीते दिनों में उन सब की पर्सनैलिटीज और रिलेशनशिप्स ऑब्जर्व कर रहा था मैं, और मुझे उनसे बात करते हुए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। मैंने सबको गुस्सा भी दिलाने की कोशिश भी की थी, जिससे मुझे पता चल सका कि ओनिगुआरा को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो एक सेंसिटिव लड़का है जो लड़कियों के प्रति बहुत दयालु है। मुझे एक ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी। और दूसरी तरफ जो उसका साथी है चिसाटो, वो ओनिगुआरा की हर बात पे अटेंशन देता है और रिएक्ट करता है, पर जब उनके बीच कोई लड़की आएगी तो क्या होगा। टेंजी यूइची की ऐसी एनालिसिस स्किल से इम्प्रेस हो जाता है, कितनी कमाल की स्किल इसके पास। आगे हम फिर से मारिया पर शिफ्ट होते हैं। मारियो चिसाटो का हाथ पकड़ के उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है, पर मारिया की जान ओनिगुआरा ने बचाई थी। ये देखकर चिसाटो कहता है तुम्हें मेरे नहीं ओनिगुआरा को थैंक्स कहना चाहिए। मारिया मजा करते हुए कहती है कि ओनिगुआरा ने मुझे नहाते हुए देखा था, मैं इससे दूर रहना पसंद करूंगी। फिर बाद में हंसते हुए ओनिगुआरा को थैंक्स बोलती है। ओनिगुआरा और चिसाटो दोनों लोग यूइची को गाली देने लगते हैं। इस पर मारिया कहती है उसके बारे में बुरा मत कहो। वो कहती है कि मुझे डर है अगर उसे पता चला तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। अब तीनों वापस फूड स्टेशन जाने लगते हैं, पर मारिया के पैर में पेन हो रहा होता है। इस वजह से ओनिगुआरा मारिया को कैरी करके ले जाने लगता है। फूड स्टेशन पर लौटकर ओनिगुआरा और चिसाटो शिनोमिया और बानरी को सब कुछ बताते हैं। शिनोमिया कहता है कि अगर यूइची फूड ले जाने में कामयाब हो गया तो फाइट लंबी चलेगी। तभी वहां पर यूइची वापस आ जाता है और मारिया से बुरा बर्ताव करता है, पर ओनिगुआरा मारिया के लिए स्टैंड लेता है, पर मारिया उसे रोक देती है। वो कहती है कि यूइची ऐसा ही चाहता है, वो तुम्हें गुस्सा दिलाकर फाइट करवाना चाहता है जिससे वो जीत सके।
यूइची मारिया के बाल पकड़ के उसे खींच लेता है और कहता है मेरे रास्ते में मत आओ। शिनोमिया मानवू से कहता है कि ये तो रूल्स का वायोलेशन है, पर मानवू कहता है हम अपने टीममेट्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी रूल नहीं है। ओनिगवारा मारिया को अपनी ग्रुप में लेने के लिए कहता है, पर चिसाटो मना कर देता है और ओनिगवारा को समझाता है कि हो सकता है कि मारिया एक्टिंग कर रही हो, इसीलिए हम उसे अपने ग्रुप में नहीं ले सकते हैं। ये सुनकर ओनिगवारा चिसाटो से लड़ने लगता है। शिनोमिया दोनों को रोकते हुए कहता है कि फाइनल डिसीजन कैप्टन का होगा। ये सुनकर यूइची फिर से उन सभी का मजाक उड़ाने लगता है। इससे ओनिगवारा को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं खुद कैप्टन से बात करूंगा। इसके बाद ओनिगवारा और शिनोमिया दोनों कैप्टन से बात करने के लिए जाने लगते हैं। यूइची का मानना था कि ज़ूज़ू यहाँ नहीं है, इसका फायदा उठाकर मैं पूरे ग्रुप के को तोड़ सकता हूँ और मारिया के चक्कर में ओनिगवारा को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा लूंगा। एक बार ग्रुप ज्वाइन करते ही मैं ओनिगवारा को टॉर्चर करके हाइडर की लोकेशन का पता निकलवा लूंगा। कुछ घंटे बाद ओनिगवारा और शिनोमिया वापस आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि उनका कैप्टन मारिया के ज्वाइन करने को मना कर देता है। इस पर ओनिगवारा खुद ग्रुप सी को ज्वाइन कर लेता है, पर वो कहता है कि मैं अभी भी ग्रुप के लिए ही खेलूंगा, भले ही इससे मेरा कर्जा दुगना हो जाए। इसके बाद ग्रुप सी में शामिल होते ही ओनिगवारा यूइची को मारने की कोशिश करता है, पर यूइची ओनिगवारा को जमीन पर पटक देता है और बाद में उसे पेड़ से बांध देता है। यूइची ग्रुप के से कहता है कि तुम आराम से जाकर अपने कैप्टन के साथ प्लान बना लो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा। फिर वो टेंजी को कॉल करके बताता है कि हमने ग्रुप के एक मेंबर को स्विच करवा लिया है, अब बस हमें उसे ही देखना है। ओनिगवारा मारिया से सॉरी कहता है क्योंकि अब वो उसे बचा नहीं पाएगा। मारिया कहती है मैं खुश हूँ कि तुमने कोशिश तो करी। मारिया उसे बताती है कि यूइची तुमसे हाइडर की लोकेशन जानने की कोशिश करेगा। इस पर ओनिगवारा कहता है मुझे तो हाइडर की लोकेशन पता ही नहीं है। मारिया के फोन के थ्रू यूइची उनकी बातें सुन रहा था और ये सुनकर वो चौंक जाता है। इसके बाद सीन ज़ूज़ू पर आता है। शिनोमिया उसे मिलने के लिए जाता है। तब हमें पता चलता है कि ग्रुप के का असली कैप्टन ज़ूज़ू नहीं बल्कि शिनोमिया है। रिको यूइची को हैरान देखकर खुश हो रही होती है। वो कहती है कि असली कैप्टन वो जीनियस होता है जो शैडो के पीछे से सबको कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। यूइची ओनिगवारा से पूछता है जब वो कैप्टन से मिलने गया था तो उसे लोकेशन क्यों नहीं पता है। ओनिगवारा यूइची को बताता है कि हम कैप्टन से मिलने नहीं गए बल्कि हमारे फोन पर बात हुई थी। अब यूइची समझ जाता है कि असली लीडर शिनोमिया है। यूइची उसे कॉल करके कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और समझ नहीं पाया कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, पर अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। शिनोमिया कहता है उसके लिए टाइम ही नहीं बचा, मेरी जीत तभी कंफर्म हो गई थी जब मैंने टाइम बॉम्ब प्लांट किया था, मतलब ओनिगवारा को तुम्हारी टीम में भेजा था। अगर ओनिगवारा किसी पर भी हाथ उठाएगा तो तुम हार जाओगे, इसीलिए तुम उसे अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते हो। इसके बाद शिनोमिया डिसाइड करता है कि वो टेंजी को ढूंढकर खुद गेम क्लियर करेगा। रिको सुकीनो को बताती है कि शिनोमिया एक जीनियस है, इसीलिए सब चीजें वो बहुत जल्दी क्लियर कर लेता है। इस वजह से वो बोर हो जाता है और उसने गेम में भी पार्टिसिपेट इसलिए किया था जिससे वो थोड़ा टाइम पास कर सके। इस पर सुकीनो पूछती है पर ज़ूज़ू उसकी बात क्यों मानता है। रिको कहती है क्योंकि शिनोमिया को उसकी कमजोरी पता है। दूसरी तरफ यूइची पैनिक हो रहा था क्योंकि ओनिगवारा को छोड़कर वो लोग कहीं नहीं जा सकते, जिस वजह से वो अब कुछ कर नहीं पाएगा। दोस्तों यहाँ पर यूइची इसीलिए परेशान हो रहा होता है क्योंकि ओनिगवारा अब उसके ग्रुप में आ गया है, यानी कि ग्रुप सी में आ गया है। अगर वो किसी भी ग्रुप के मेंबर को हिट कर देगा तो गेम यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूल के हिसाब से कोई भी दूसरे ग्रुप मेंबर को हिट नहीं कर सकता है। यूइची ओनिगवारा को कहीं छुपाने की बात सोचता है, पर बानरी और चिसाटो दोनों ओनिगवारा पे नजर रखने के लिए वहां पर आ जाते हैं। अगली सुबह मारिया सबसे दूर चली जाती है क्योंकि वो बोर हो रही थी। तभी शिनोमिया उसके पास आकर कहता है मुझे पता है तुम मैनेजमेंट से हो। मारिया ये सुनकर हैरान हो जाती है। शिनोमिया कहता है कि तीसरी गेम से पहले सबको गुफा में रखा गया था और उनको ग्रुप के अकॉर्डिंग उतना ही राशन दिया गया था जिससे वो लोग केवल जिंदा रह सके, पर तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम भूखी हो, जिससे मैं समझ गया कि तुम
मैनेजमेंट से हो। मारिया पूछती है तो तुम क्या चाहते हो? शिनोमिया कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यूइची को धोखा दो, और वैसे भी हम जीतने ही वाले हैं, तो अगर तुम उसे धोखा नहीं दोगी तो यही सबसे ज्यादा अजीब लगेगा। मारिया सोच रही थी मैं एक क्यूट और इनोसेंट की तरह खेल रही थी, पर धोखा देने से क्या मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी? शिनोमिया कहता है तुम ऐसी इंसान हो जो किसी रीजन या लॉजिक के ऊपर एंटरटेनमेंट को चुनना पसंद करोगी। ये सुनकर मारिया सरप्राइज हो जाती है और वो शिनोमिया के साथ देने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो यूइची को कॉल करके टेंजी की लोकेशन पूछती है और कहती है कि मैं अभी अकेली हूँ, तो अगर तुम मुझे टेंजी की लोकेशन बता दो तो मैं खाना ले जा सकती हूँ। यूइची देखता है कि ग्रुप के मेंबर सब उसके आसपास होते हैं। ये देखकर यूइची मारिया को टेंजी की लोकेशन बता देता है। फिर मारिया सीधा आकर शिनोमिया को टेंजी की लोकेशन बता देती है। यूइची समझ जाता है कि मारिया ने उसे धोखा दिया है। ये देखकर यूइची फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाने लग जाता है। शिनोमिया कहता है अब तुम्हारे गेम जीतने का कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद ग्रुप के सभी मेंबर टेंजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में शिनोमिया टेंजी को कॉल करता है और कहता है यूइची तो बहुत बुरा निकला, उसने जीतने के लिए तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। वो कुछ बुरा प्लान कर रहा है, तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। इसके बाद शिनोमिया टेंजी को गुस्सा दिलाने लगता है, जिससे टेंजी जोर से चिल्लाने लगता है। टेंजी की आवाज सुनकर शिनोमिया उसे ढूंढ लेता है और मानवू अनाउंस करता है कि थर्ड गेम खत्म हो गई है, सभी प्लेयर्स फूड स्टेशन पर वापस आ जाओ। टेंजी सोच रहा था कि आखिर यूइची कैसे हार सकता है। आगे सभी लोग फूड स्टेशन पे इकट्ठा होते हैं और मानवू रिजल्ट बताने वाला होता है। तभी जूजू यूइची को एक तेज पंच मार देता है, जिसके बाद मानवू अनाउंस करता है कि ये गेम जीतने वाला ग्रुप कोई और नहीं बल्कि ग्रुप सी है। ये सुनकर शिनोमिया चौंक जाता है। हमें पता चलता है कि शिनोमिया के टेंजी को ढूंढने से पहले जूजू गिव अप बटन दबा देता है, इस वजह से ग्रुप के हार जाता है। इसके बाद जूजू सभी से माफी मांगता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जब ग्रुप के टेंजी को ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं तो यूइची अपना नाटक बंद करके ओनिगावा से कहता है जब तुमने टीम स्विच करी थी तब हमारे लिए जीत भी तभी कंफर्म हो गई थी। इसके बाद यूइची जूजू को कॉल करके गिव अप बटन दबाने के लिए कहता है। ऑब्वियसली जूजू मना कर देता है। फिर यूइची ओनिगावा को मारने की धमकी देने लगता है और जूजू को इतना ज्यादा डराता है कि वो गिव अप बटन पर क्लिक करने के बारे में सोचने लग जाता है। इसके बाद यूइची ओनिगावा को मारने लगता है। ओनिगावा की आवाज सुनकर जूजू डर जाता है और सोचता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यूइची सही में ओनिगावा को मार ना दे। यूइची जूजू से कहता है कि तुम लोग बास्केटबॉल प्लेयर हो, मैं ओनिगावा की उंगली ही तोड़ देता हूँ जिससे वो कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेल पाएगा। इसके बाद यूइची ओनिगावा की उंगली तोड़ना शुरू कर देता है। यूइची एक उंगली तोड़ता है जिसकी आवाज सुनकर जूजू समझ जाता है कि ये उंगली टूटने की आवाज है, क्योंकि उसकी उंगली कई बार टूटी है। अब यूइची फिर से गिनती गिनता है और दूसरी उंगली तोड़ने वाला होता है। जूजू अपने दोस्त को दर्द में नहीं देख पाता और गिव अप बटन दबा देता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हमें बताया जाता है कि जूजू का फैमिली बिजनेस कर्जे में डूब रहा था। इस वजह से जूजू स्कूल छोड़ने वाला था, पर वो अपने दोस्तों के साथ एक आखिरी टूर्नामेंट खेलना चाहता था। तब उसकी मुलाकात शिनोमिया से होती है। शिनोमिया जूजू से कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा कर्जा उतरवाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस वजह से जूजू शिनोमिया की सारी बात सुनने लगता है। यूइची को अपने सामने देखकर जूजू उसे बहुत तेज मारने लगता है, पर ओनिगावा उसे रोक देता है। ओनिगावा बताता है कि उंगली टूटने की जो आवाज तुमने सुनी थी वो मेरी नहीं थी, बल्कि वो यूइची की थी। हम देखते हैं कि यूइची ओनिगावा की जगह खुद की उंगलियां तोड़ लेता है। यूइची कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर ये गेम नहीं हार सकता था, मुझे केवल यही सही लगा, इसीलिए मैंने गेम जीतने के लिए अपनी उंगलियां तोड़ दी। जूजू ओनिगावा से कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पर ओनिगावा कहता है क्योंकि यूइची ने कहा था जूजू जितना चाहे वो मुझे मार सकता है, ऊपर से हम गेम तो हार ही गए हैं। शिनोमिया यह बात को बर्दाश्त नहीं करता है और कहता है कि मेरा प्लान परफेक्ट था, तुम लोग सही में लूजर्स हो। तभी बानरी शिनोमिया को चुप करा देता है। हमें पता चलता है कि शिनोमिया और बानरी दोनों भाई होते हैं, दोनों एक साथ ही बड़े हुए होते हैं। बानरी शिनोमिया से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेटजी इस सिचुएशन के लिए नहीं थी, इसीलिए तुम हार गए हो, और जूजू ने जो भी किया सही किया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता और ओनिगावा इंजर्ड होता तो हम में से कोई भी जूजू की रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि अब ग्रुप के हार गया था और उन सब का कर्जा दुगना हो गया था, तो अब उनकी फ्रेंडशिप टूटने के चांसेस बढ़ गए थे। पर जूजू कहता है
मैं सबका कर्जा अपने ऊपर ले लूंगा। उम्मीद करूंगा तुम सब लोग अलग अलग ना हो। दूसरी तरफ मारिया यूइची से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में पता था? यूइची कहता है यही ना कि तुम मैनेजमेंट से हो। हाँ पता था, तुम एक इनसिक्योर और वीक लड़की की तरह खेलने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने मेरे डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन को भी कुछ ज्यादा ही अच्छे से फॉलो किया। और क्योंकि मुझे पता था तुम मैनेजमेंट से हो, इसीलिए तुम्हें क्लिफ से धक्का देते हुए मुझे कोई गिल्ट नहीं हुआ। मारिया कहती है तो जब मैंने तुम्हें धोखा दिया उस टाइम तुम्हारा रिएक्शन जो भी था वो फेक था। यूइची कहता है वो सब नाटक था जिससे ग्रुप के को बिलीव हो जाए कि वो जीत गए और मुझे अकेला छोड़ दें। मारिया कहती है तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। यूइची कहता है अपने बॉस से कहना कि मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। इसके बाद टेंजी यूइची से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने किसी की भी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ी। यूइची मन में सोचता है अगर जूजू बटन नहीं दबाता तो मैं अगली बार ओनिगुआरा की फिंगर तोड़ देता। अगर मैं पहले वाला यूइची होता तो मुझे ऐसा करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जब टेंजी को मेरा असली रूप के बारे में पता लगेगा तो क्या तब भी वो मुझे एक अच्छा इंसान समझेगा? अब फोर्थ गेम से पहले मानाबू उन्हें अपने घर जाने देता है। मानाबू कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम और तुम्हारे दोस्त मुसीबत में आ जाएंगे। इसके बाद टेंजी और यूइची दोनों सावारागी से मिलने के लिए स्कूल चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोकोरोगी मिलती है। कोकोरोगी अपनी क्लास में दूसरे बच्चों के द्वारा लिखे हुए कमेंट्स मिटा रही होती है। कोकोरोगी उन्हें रोते हुए बताती है कि सावारागी और सीबे दोनों गायब हो गए हैं। मानाबू ने कहा था कि हम थर्ड गेम नहीं खेल सकते हैं, इसीलिए हमें घर भेज दिया गया था, पर साथ ही में कहा गया था कि हम इस गेम के बारे में किसी को नहीं बता सकते हैं। और साथ में हमें टोटल कर्जा 10.8 मिलियन बताया गया था। कर्जा सुनकर सावारागी हमें मानाबू की बात पर विश्वास करने के लिए मना कर देती है। टेंजी कहता है सावारागी को लगा होगा कि उसका राज खुल गया है, इसीलिए वो भाग गई। पर कोकोरोगी बताती है कि जब शीबे और सावारागी क्लास पहुंचते हैं तो क्लास की वाइस प्रेसिडेंट सावारागी और शीबे पर चोरी का इल्जाम लगाने लगती है, क्योंकि सावारागी ने ही सारे पैसों को कैश में कलेक्ट करने के लिए कहा था, जबकि दूसरे क्लासेस ने पैसे अकाउंट में जमा करवाए थे। शीबे सावारागी को बचाते हुए कहता है कि 2 मिलियन येन मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं कल तक तुम सबको ला कर दे दूंगा। पर उसके बाद शीबे के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस पर यूइची कहता है जरूर शीबे ने गेम के बारे में अपने डैड को बताया होगा। गेम के दौरान शीबे के डैड के खिलाफ जो भी बातें सामने आई थी वो पुलिस को मिल गई होंगी, इस वजह से उन्हें पकड़ लिया गया। यूइची कहता है बिना बताए शीबे को इतने पैसे तो नहीं मिलते। अगले दिन जब शीबे क्लास जाता है तो पैसे न लाने की वजह से सभी बच्चे शीबे को परेशान करने लगते हैं। इसके बाद शीबे और सावारागी दोनों स्कूल आना बंद कर देते हैं। यूइची और टेंजी दोनों कोकोरोगी से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उनकी क्लास के 2 लड़के आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि शीबे के घर पर कुछ तो हो गया है। जब सभी लोग शीबे के घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शीबे के डैड का मर्डर हो गया है और पुलिस शीबे को अपने डैड के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है। जब टेंजी और यूइची शीबे के पास जाने की कोशिश करते हैं तो सावारागी के डैड उन्हें रोक देते हैं। ये देखकर टेंजी को अपने डैड वाला केस याद आ जाता है, उसमें भी सावारागी के डैड इन्वॉल्व थे। ये देखकर टेंजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उन पर चिल्लाते हुए कुछ कह रहा होता है, पर यूइची उसे शांत करवाता है। सावारागी के डैड दोनों को इस मामले से दूर रहने के लिए कहते हैं और दोनों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर तुम लोग इससे दूर नहीं रहे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर यूइची कहता है मुझ पर इस धमकी का कोई असर होने वाला नहीं है, अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो आओ मेरा सामना करो। इसके बाद कोकोरोगी टेंजी और यूइची से आकर पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है। यूइची जानबूझकर कोकोरोगी से उल्टा सीधे कहने लगता है जिससे कोकोरोगी उनसे दूर हो जाए और सेफ रहे। इसके बाद यूइची कोकोरोगी से दोस्ती तोड़ देता है। अब रात में टेंजी यूइची से कहता है कि क्या ये करना सही था। यूइची कहता है बात सही और गलत की नहीं है, यहाँ जान दांव पर लगी है और हमें कोकोरोगी को इससे बाहर रखना चाहिए। अगर हम मैनेजमेंट से कहकर कोकोरोगी का कर्जा खुद पर ले लें तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी टेंजी को एक कॉल आता है जिसका नंबर एनोनिमस होता है। कॉल पर मानाबू होता है और वो कहता है कि टोमोडाची गेम का स्पेशल एडिशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सुना है तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता, तो चलो एक गेम खेलते हैं। तभी फोन पर एक फोटो आती है जिसमें कोकोरोगी को किडनैप किया जाता है। मानाबू कहता है कि गेम के रूल सिंपल हैं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आओ या मत आओ। अगर आ जाते हो तो तुम्हें बहुत पूरा टाइम फेस करना होगा और अगर नहीं आते हो तो कोकोरोगी को पूरा टाइम फेस करना होगा। इस गेम का नाम था वीक विंस द गेम। इसके बाद वो एक एग्जाम्पल देकर बताता है कि अगर 2 लोग एक जितना ही दर्द सहते हैं तो ताकत
ताकतवर इंसान तो सह लेगा, लेकिन कमजोर वाला चिल्ला उठेगा। हमारी दुनिया में लोग कमजोर पे दया दिखाते हैं, इसीलिए गेम में भी कमजोर इंसान जीत जाएगा। इसके बाद यूइची को एक लोकेशन पे अकेले बुलाया जाता है। साथ ही में यूइची को धमकी दी जाती है कि अगर यूइची किसी को साथ लेकर आया तो वो कोकोरोगी को कभी नहीं देख पाएगा। यूइची कहता है कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद यूइची टेंजी से कहता है कि उन्होंने कोकोरोगी को पकड़ लिया है तो मुझे जाना ही होगा, ये गेम बाकी गेम से अलग है। इसके बाद यूइची वहाँ से चला जाता है। जब यूइची उस लोकेशन पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर एक गैंग दिखाई देती है और एक बंदा जिसने मानाबू का मास्क लगाया हुआ होता है वो अपना मास्क उतारता है और बताता है मेरा नाम कुरोकी है और वो इस स्पेशल एडिशन गेम का बॉस है। वो दोबारा से गेम के रूल्स बताने लगता है। यूइची कहता है जब तक तुम कोकोरोगी को जाने नहीं दोगे मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। कुरोकी कहता है ऐसा है क्या? वो चुटकी बजाता है और उसके गैंग मेंबर्स कोकोरोगी के कपड़े काटने लग जाते हैं। यूइची को गुस्सा आ जाता है पर कुरोकी कोकोरोगी के गर्दन पर चाकू रख कर कहता है तुम्हें पता भी है तुम किस सिचुएशन में हो, मैं चाहूँ तो तुम्हारा वो सीक्रेट्स भी रिवील कर सकता हूँ जो तुमने किसी को नहीं बताए। यूइची कहता है क्या सही में तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है? कुरोकी कहता है क्या तुम चाहते हो मैं बता दूं? अभी तुम्हारा फोकस लड़की को बचाने में होना चाहिए। यूइची उसकी बात सुनने के लिए मान जाता है। कुरोकी बताता है कि इस गेम में फिजिकल पेन के 3 राउंड्स होंगे। अगर यूइची सभी पेन को सह लेता है तो वो कोकोरोगी के साथ जा सकता है, पर क्योंकि ये टोमोडाची गेम है तो अगर कोकोरोगी चाहे तो वो यूइची की जगह खुद को चुन सकती है। इस तरह यूइची पेन से बच सकता है, पर ये चीज कोकोरोगी ही डिसाइड करेगी कि पेन उसे सहना है या यूइची को। अगर यूइची पेन के समय बोलता है तो उस केस में दोनों को पेन सहना होगा। अब कुरोकी पहला राउंड स्टार्ट करता है जिसमें कुरोकी की गैंग का एक हैवी मेंबर गोरेकी 3 पंच मारेगा। क्योंकि कोकोरोगी का पेन यूइची के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, इसीलिए अगर कोकोरोगी खुद को चुनती है तो उसे केवल 1 पंच सहना होगा। इसके बाद कोकोरोगी को 5 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है और अगर वो डिसाइड नहीं कर पाती तो ऑटोमेटिकली यूइची सिलेक्ट हो जाता है। उसका टाइम स्टार्ट होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। यूइची जमीन पर पैर पटकता है और फेस हिलाकर उसे खुद को चूज करने से मना करता है। कुरोकी कहता है कि मुझे बता देना चाहिए था, तुम हिल भी नहीं सकते हो। कोकोरोगी डिसाइड नहीं कर पाती है, इसीलिए गोरेची यूइची को 3 जोरदार पंच मारता है। कोकोरोगी यूइची को सॉरी बोलती है और कहती है कि इस बार मैं खुद को चुनूंगी। सेकंड राउंड में कुरोकी कोकोरोगी का हाथ पकड़कर टेबल पर रख देता है और कहता है इस राउंड में नाखून निकाले जाएंगे, पर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, पर तुम चाहो तो अभी भी यूइची को चुन सकती हो और उसका पेन तुमसे 3 गुना ज्यादा होगा। तुम्हारे 1 नाखून निकाला जाएगा जबकि यूइची के 3 नाखून निकाले जाएंगे। जैसे ही कुरोकी कोकोरोगी के नाखून निकालने लगता है कोकोरोगी बहुत तेज रोने लगती है, जिसके बाद यूइची टेबल पे अपना हाथ रख देता है, जिसके बाद कुरोकी उसके 3 नाखून निकाल लेता है। यूइची बाकी के गैंग मेंबर से पूछता है वो सब इस बेकार कुरोकी की बात क्यों मानते हैं, इसमें कुछ अच्छा भी नहीं है, इससे स्ट्रॉन्ग तो गोरेकी है। कुरोकी यूइची से कहता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना तुम्हें लीडर नहीं बनाता, मैं लीडर इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सबसे स्मार्ट हूँ और मुझ में सब कुछ करने के गट्स हैं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ और सबसे जरूरी बात मैं अपने दोस्तों को धोखा नहीं देता हूँ। यूइची कहता है तो दिमाग, गट्स और दोस्तों को धोखा ना देना तुम्हें लीडर बनाता है? कुरोकी हाँ कहता है। इसके बाद कुरोकी दोबारा गेम पर आता है और कहता है अगर इस बार कोकोरोगी खुद को चुनेगी तो उसे नंगा होकर डांस करना होगा, जिसमें उसे बहुत ज्यादा इमोशनल पेन होगा। पर अगर यूइची को चुना तो उसके हाथ में 3 बार चाकू को मारा जाएगा। इस बार वो कोकोरोगी को 1 मिनट का टाइम देता है। कोकोरोगी इस बार भी खुद को नहीं चुन पाती। कुरोकी यूइची के हाथों में 3 बार चाकू मारता है। इसके बाद कुरोकी कहता है गेम खत्म हुआ, अब तुम दोनों जा सकते हो, पर मुझे डाउट है तुम साथ में नहीं जाना चाहोगे। यूइची कहता है मैं परेशान हो गया हूँ और क्लैरिफाई करता हूँ। उसका गुस्सा कुरोकी पे है, कोकोरोगी पर नहीं है और वो कोकोरोगी से कहता है तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब किडनैपर्स की वजह से हुआ है जो बार बार तुम्हें हर्ट करने की धमकी दे रहे थे और अगर कोई भी उनकी डिमांड नहीं मानता है तो वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा करते हैं। यहाँ पर बुरे लोग किडनैपर्स हैं, तुम बस एक विक्टिम हो, तुम गिल्टी फील मत करो। यूइची कोकोरोगी से माफी मांगता
मांगता है क्योंकि उसी की वजह से कोकोरोगी को किडनैप किया गया था। इसके बाद कोकोरोगी यूइची के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारे पास में क्या हुआ था, पर तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और इसीलिए अब से मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। अब यूइची कुरोकी को एक गेम खेलने के लिए कहता है। कुरोकी कहता है, गेम खेलने से मुझे क्या मिलेगा? यूइची बताता है 10 मिलियन येन। कुरोकी कहता है, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? यूइची कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में पता है, तो अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास इससे कहीं ज्यादा पैसा है। कुरोकी कहता है, हाँ मुझे पता है, गेम के बारे में बताओ। यूइची कहता है, ये एक रॉक पेपर सीजर गेम होगा। अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें 10 मिलियन मिलेंगे और अगर तुम हारे तो तुम्हारी 5 फिंगर्स काट दूंगा। इसके बाद यूइची कुरोकी को गेम के रूल बताने लगता है। वो कहता है कि अगर पेपर यूज किया और हारे तो मैं 5 फिंगर्स काट दूंगा। सीजर्स में मैं 2 फिंगर्स और रॉक आने पर वो बच जाएगा। यूइची के जिस हाथ पर कुरोकी ने चाकू मारा था उस पर पट्टी बंधी होती है, जिस वजह से यूइची कुरोकी को मैनिपुलेट करके उसके दिमाग में ये बात डाल देता है कि यूइची केवल उस पट्टी वाले हाथ से ही खेलेगा। उस हाथ पर पट्टी बंधी होती है, इसीलिए कुरोकी को लगता है कि यूइची केवल रॉक ही यूज कर सकता है। अब वो गेम खेलना स्टार्ट करता है पर कुरोकी रोक देता है और कहता है, मैं तुम्हारे कंडीशन से अग्री नहीं करता हूँ। यूइची कहता है, इतने बड़े एडवांटेज के बाद भी तुम्हें डर लग रहा है। वो अनाउंस करता है कि कुरोकी जीता तो जितने भी लोग यहाँ हैं सबको 1 मिलियन मिलेगा। ये सुनकर सब लोग कुरोकी को चीयर अप करने लगते हैं और गेम खेलने के लिए कहते हैं। कुरोकी भी प्रेशर में आकर मान जाता है। वो सोचता है, मैं हार नहीं सकता हूँ क्योंकि यूइची रॉक के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकता है, तो मैं पेपर यूज करके जीत सकता हूँ। कुरोकी आखिरी सवाल पूछता है, अगर टाई हुआ तो क्या होगा? यूइची पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, टाई नहीं होगा, पर अगर हो जाता है तो विदाउट पेनल्टी गेम एंड हो जाएगा। कुरोकी अब सोचता है, यूइची के पास क्या कोई और ऑप्शन है? यूइची कहता है वो पेपर यूज नहीं करेगा, जिससे कुरोकी श्योर हो जाता है कि यूइची बस रॉक यूज कर सकता है, तो मैं पेपर यूज करूंगा। कुरोकी ये सोचकर यही करता है, पर यूइची अपने दूसरे हाथ से सीजर्स यूज करता है, जिससे कुरोकी हार जाता है। कुरोकी हार के बाद इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि मैंने ये बात तो सोची ही नहीं थी। यूइची कहता है, मैंने कहा था कि मैं पेपर यूज नहीं करूंगा और मैं राइट हैंड से बस पेपर और रॉक यूज कर सकता हूँ, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं लेफ्ट हैंड का यूज नहीं कर सकता हूँ। ये बात सुनकर कुरोकी को गुस्सा आ जाता है। वो अपने गैंग से उसे मारने को कहता है। तभी वहाँ पर टोमोडाची गेम के मैनेजमेंट आ जाते हैं। कुरोकी सुकीनो को मारने जाता है, पर सुकीनो एक ही किक में उसे जमीन पर धूल चढ़ा देती है। यूइची टेंजी से कहता है, तुम्हारी टाइमिंग अच्छी है। सुकीनो कुरोकी से कहती है कि तुम हो वो लीडर जिसने फेक टोमोडाची गेम स्टार्ट किया है। फिर हमें पता चलता है कि यूइची ने ही टेंजी को टोमोडाची मैनेजमेंट से इस बारे में बात करने को कहा था क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके बाद सुकीनो कुरोकी को ले जा रही थी, पर यूइची उसे रोक देता है और कहता है कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। कुरोकी हारा है तो मुझे उसकी 5 उंगलियां काटनी होगी। सुकीनो कुरोकी के हाथ पे पैर रखती है और यूइची से जल्दी करने को कहती है। यूइची फिंगर काटने की तैयारी कर रहा था। वो चाकू से उसकी उंगलियों के बीच खींचता है और कहता है, मुझे कौन सी फिंगर से स्टार्ट करना चाहिए? कुरोकी उससे भीख मांगता है कि वो उसे छोड़ दे। यूइची कहता है वो बच सकता है और उसकी जगह कोई और ले ले। इसके बदले में यूइची केवल उसकी एक ही फिंगर काटेगा। कुरोकी अपनी गैंग से कहता है, कोई भी आ जाओ, तुम्हारी बस एक ही फिंगर कटेगी, मेरी तो 5 कटेंगी, पर कोई भी आगे नहीं आता। कुरोकी कहता है, तुम मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं मान रहे हो? मेरी 5 कटेंगी पर तुम्हारी बस एक ही कटेगी यार, तो आगे आओ। सुकीनो कहती है, गिड़गिड़ाना बंद करो, गेम खत्म हो गया है। हम देखते हैं कि हाथ से बहुत सारा खून बहने की वजह से यूइची बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुकीनो कुरोकी को लेकर कार में चली जाती है। कुरोकी गुस्से से पैर पटक रहा होता है। सुकीनो कहती है, तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया? वो पूछती है कि रॉक पेपर सीजर में क्या सुपीरियर है? कुरोकी कहता है, पेपर और सीजर, पर सीजर में जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सुकीनो बताती है, यूइची ने स्टार्टिंग से ही प्लान किया था कि वो सीजर ही यूज करेगा। वो बस तुम्हारे दिमाग में डाल रहा था कि वो बस रॉक और पेपर ही यूज कर सकता है। इसके बाद कुरोकी खुश होता है और कहता है, उसने कुछ भी नहीं गवाया, उसकी 5 फिंगर्स अब सेफ हैं। सुकीनो उसे बेवकूफ बोलते हुए कहती है कि तुम सब कुछ हार चुके हो, तुम्हारी गैंग अब
अब तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनेगी। तुम्हारी पूरी इज्जत जा चुकी है, ना ही तुम में गट्स है ना ही तुम्हारे दिमाग, और तुम अपने दोस्तों को बेच देते हो। इसके बाद मैनेजमेंट के लोग यूइची को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। टेंजी प्रॉमिस करता है कि वो शिवे को जरूर बचाएगा। आगे कोकोरोगी भी अगला गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहती है कि बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस पे ट्रस्ट करूं, पर यूइची ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी है, इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। वो दोनों नेक्स्ट गेम के लिए एक कोर्ट में पहुंचते हैं जहां पर मानाबू जज होता है। शिवे को भी वहां पर लाया जाता है। इसी के साथ फोर्थ गेम फ्रेंडशिप गिल्ट कोड अनाउंस होता है और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। दोस्तों अब होता है टोमोडाची सीजन 1 का एंड। दोस्तों बताइए आपको ये मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी। काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, इसीलिए कमेंट लाइक जबरदस्त ठोक के करें और हाँ भाई सब्सक्राइब भी करो यार।